विशाल और चमकदार कांच की इमारत के सामने खड़ी आर्या ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। यह एपेक्स टेक का मुख्यालय था, जो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक मानी जाती है। उसकी साधारण सूती कुर्ती और घिसे हुए जूते उसकी प्रौधारण आलीशान माहौल में बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। वहां मौजूद हर कर्मचारी महंगे सूट और डिजाइनर कपड़ों में था। आर्या के कदम शांत थे, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपी हुई तेज बुद्धिमत्ता चमक रही थी, जिसे कोई भी आम इंसान आसानी से नहीं पहचान सकता था। साइबर सुरक्षा विभाग का दरवाजा खोलते ही सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। कमरे में बैठे दर्जनों विश्लेषक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा आ गया हो। विभाग का प्रमुख रोहन अपनी कुर्सी पर गर्व से बैठा था। उसने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पारे प्रमुख रोहन चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। रोहन हमेशा से केवल उन लोगों का सम्मान करता था जो दिखने में आधुनिक और अमीर परिवारों से ताल्लुक रखते थे। गांव के एक छोटे से स्कूल से आई आर्या उसके लिए केवल एक मजाक का विषय थी। रोहन ने अपनी कॉफी का कप मेज पर रखा और जोर से बोला ताकि पूरा कमरा सुन सके। उसने कहा कि यह कोई खेत नहीं है जहां तुम मिट्टी खोदने आई हो, बल्कि यह दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी कंपनी एपेक्स टेक है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद बाकी सभी कर्मचारी जोर से हंसने लगे। आर्या ने किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और शांति से अपने लिए निर्धारित छोटे से डेस्क की ओर बढ़ गई। उसे इन खोखले और अहंकारी लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। अपना पुराना और साधारण सा लैपटॉप निकालते हुए आर्या ने तुरंत सिस्टम में लॉग इन किया। एपेक्स टेक के नेटवर्क की गति वास्तव में काफी प्रभावशाली थी, लेकिन उसकी नजरों में यह अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। उसे प्राथमिक स्तर के सर्वर की जांच करने का एक बहुत ही उबाऊ काम सौंपा गया था। रोहन का विचार था कि एक ग्रामीण लड़की को इससे अधिक जटिल काम देना कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। आर्या ने बिना कोई शिकायत किए अपना काम शुरू किया और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर तेजी से चलाना शुरू कर दिया। उसके आसपास काम करने वाले अन्य विश्लेषक अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से ज्यादा आर्या पर ध्यान दे रहे थे। कुछ लड़कियां उसके साधारण पहनावे को देखकर फुसफुसा रही थीं और उसका मजाक उड़ा रही थीं। वे सभी इस बात से हैरान थे कि मानव संसाधन विभाग ने ऐसी लड़की को नौकरी पर कैसे रख लिया। आर्या ने इन सभी बेकार की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर बहते हुए डेटा प्रवाह पर केंद्रित किया। उसके लिए यह केवल एक खेल की तरह था, जिसमें वह हमेशा से महारत हासिल कर चुकी थी। लंच ब्रेक के दौरान जब पूरा विभाग कैंटीन की ओर चला गया, तब भी आर्या अपनी जगह पर बैठी रही। उसने अपने बैग से घर का बना हुआ एक साधारण सा सैंडविच निकाला और उसे खाते हुए सिस्टम की कोडिंग को स्कैन करने लगी। अचानक उसकी स्क्रीन पर लाल रंग की एक हल्की सी चेतावनी फ्लैश हुई, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। आम तौर पर कोई भी विश्लेषक इसे सिस्टम का एक सामान्य तकनीकी दोष मानकर अनदेखा कर देता, लेकिन आर्या की तेज नजरों ने इसे तुरंत पकड़ लिया और वह सतर्क हो गई। उसने तुरंत अपने कीबोर्ड पर कई जटिल कमांड टाइप किए और उस छिपी हुई चेतावनी का मूल स्रोत खोजने का प्रयास किया। यह कोई सामान्य बग नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से छुपाया गया पिछले दरवाजे का प्रवेश मार्ग था। आर्या को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह रास्ता एपेक्स टेक के मुख्य डेटाबेस तक सीधे पहुंच प्रदान करता है। वहां पर दुनिया भर के करोड़ों उपयोगकर्ताओं की बेहद संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखी गई थी। यह खोज उसके लिए बहुत बड़ी और एक ही समय में काफी डरावनी भी साबित हुई। जैसे ही वह उस सिस्टम के और भी अधिक गहरे स्तरों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे एक अजीब सी बात का एहसास हुआ। यह सुरक्षा खामी किसी बाहरी हैकर द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसे जानबूझकर सिस्टम के अंदर से ही किसी बहुत ही उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया था। इस भयानक सच्चाई ने आर्या के मन में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए और उसका माथा चिंता की लकीरों से भर गया। वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़े और खतरनाक
वैश्विक षड्यंत्र की शुरुआत हो सकती है। थोड़ी ही देर में लंच ब्रेक खत्म हो गया और सभी कर्मचारी धीरे धीरे वापस अपने डेस्क की ओर लौटने लगे। रोहन भी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने शानदार केबिन से बाहर निकला और आर्या की मेज के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही घमंडी लहजे में आर्या से पूछा कि क्या गांव की गोरी ने कोई तीर मार लिया या अभी भी बच्चों की तरह माउस हिला रही है। आर्या ने शांत रहकर उसकी तरफ देखा और अपनी स्क्रीन को तेजी से एक सामान्य स्प्रेडशीट में बदल दिया ताकि किसी को कोई शक न हो। आर्या ने बहुत ही संयमित और धीमी आवाज में जवाब दिया कि वह अभी भी निर्धारित किए गए सर्वर लॉग की नियमित जांच कर रही है। रोहन ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपने अन्य सहयोगियों की तरफ देखकर व्यंग्य किया कि यह लड़की तो अभी भी उसी पुराने काम पर अटकी हुई है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बहुत ही खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है और जिस लड़की का वह मजाक उड़ा रहा है वह असल में पूरी दुनिया में हैकिंग जगत की एक बहुत ही रहस्यमयी हस्ती है। अपने अपमान को सहते हुए आर्या ने तय कर लिया था कि वह इस गंभीर मामले की पूरी गहराई तक जाएगी और सच सामने लाएगी। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि अगर उसने अभी इस मुद्दे को किसी के भी सामने उठाया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए उसने बहुत ही सावधानी से उस खतरनाक खामी का सारा डेटा एक छोटे और सुरक्षित एन्क्रिप्टेड ड्राइव में कॉपी कर लिया। यह उसका पहला कदम था जो उसने एपेक्सटेक के भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ मजबूती से उठाया था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, कार्यालय में कर्मचारियों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे। आर्या अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी और लगातार उस रहस्यमयी कोड की परतों को खोलने का अथक प्रयास कर रही थी। उस कोड के भीतर कई ऐसे खतरनाक छिपे हुए कमांड थे जो किसी बड़े हमले की ओर साफ इशारा कर रहे थे। उसने महसूस किया कि यह केवल डेटा की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी से खेलने का एक भयंकर खेल है। कुछ समय बाद रोहन फिर से अपनी जगह से उठा और अपना महंगा चमड़े का बैग लेकर आर्या के पास आकर खड़ा हो गया। उसने आर्या को आदेश दिया कि वह रात भर रुककर पूरे विभाग की सभी फाइलों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करे, क्योंकि यही उसके लायक एकमात्र काम है। आर्या ने बिना कोई आपत्ति जताए सिर्फ अपना सिर हिला दिया और काम करने का नाटक करती रही। उसे पता था कि रात का यह एकांत समय उसके लिए उस छिपे हुए दरवाजे को पूरी तरह से हैक करने का एक शानदार अवसर साबित होगा। कार्यालय के पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद आर्या ने अपने शरीर को थोड़ा आराम दिया और एक गहरी राहत की सांस ली। अब उसे किसी भी इंसान के सामने उस बेवकूफ और नासमझ लड़की का दिखावा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों को चटकाया और अपने लैपटॉप को मुख्य सर्वर के एक विशेष नेटवर्क के साथ बहुत ही सुरक्षित तरीके से जोड़ दिया। अब वह आर्या नहीं थी जो गांव से आई थी, बल्कि अब वह अपनी असली पहचान में थी, जिसे दुनिया के हैकर भी जीरो कहते थे। जीरो के रूप में उसने अपनी पूरी कार्यप्रणाली को बदल दिया और उसकी स्क्रीन पर तेजी से हजारों कोड की पंक्तियां दौड़ने लगीं। उसने उस छिपे हुए बैकडोर के रास्ते से होकर कंपनी के सबसे गुप्त और प्रतिबंधित नेटवर्क हिस्से में सफलतापूर्वक अपना पहला कदम रख दिया। वहां की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे जटिल मानी जाती थी, लेकिन जीरो के कौशल के सामने वे सभी मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। उसने बहुत ही कम समय में कई एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित फोल्डर्स को क्रैक करके उनके भीतर मौजूद सच्चाई निकाल ली। वहां मौजूद दस्तावेजों को देखकर आर्या की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनमें एक घिनौनी साजिश का जिक्र था। एपेक्सटेक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम खुद इस पूरे अंतरराष्ट्रीय डेटा तस्करी नेटवर्क का सबसे बड़ा सूत्रधार था। वह जानबूझकर इस खतरनाक खामी को खुला छोड़ रहा था ताकि विदेशी खुफिया एजेंसियां और खतरनाक अपराधी करोड़ों निर्दोष लोगों के बैंक खातों तक आसानी से पहुंच सकें। इसके बदले में उसे और उसकी कंपनी को अवैध रूप से अरबों डॉलर की बहुत बड़ी रकम प्राप्त हो रही थी। यह केवल एक आम कॉरपोरेट
धोखाधड़ी का छोटा मामला नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा था। आर्या को यह समझते देर नहीं लगी कि विक्रम अपनी असीमित दौलत और ताकत के नशे में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। उसे आम जनता की गोपनीयता और उनके जीवन की कोई परवाह नहीं थी, और वह केवल अपने लालच को पूरा करना चाहता था। आर्या के सीने में क्रोध की एक बहुत ही तीव्र ज्वाला धधक उठी, जिसे अब कोई ताकत शांत नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत अपने सिस्टम के माध्यम से उन सभी अहम सबूतों को सुरक्षित सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर दिया, ताकि वे नष्ट न हो सकें। इसी बीच अचानक पूरे एपेक्स टेक भवन का सुरक्षा सिस्टम एक बहुत ही तेज और भयानक अलार्म के साथ पूरी तरह से सक्रिय हो गया। लाल रंग की रोशनी पूरी इमारत में चमकने लगी और सर्वर रूम के पास कई गार्ड तेजी से दौड़ते हुए आने लगे। आर्या समझ गई कि उसके द्वारा की गई घुसपैठ को सिस्टम के किसी संवेदनशील हिस्से ने गलती से पकड़ लिया है। बिना अपना संतुलन खोए आर्या ने बहुत ही तेजी से अपने डिजिटल पैरों के निशान मिटाने का एक विशेष और जटिल प्रोग्राम चालू कर दिया। वह बहुत ही शांत और एकाग्र थी, क्योंकि दबाव में काम करना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वह कभी भी घबराती नहीं थी। उसने अपने आईपी पते को दुनिया के कई अलग अलग देशों के सर्वर के माध्यम से घुमा दिया, ताकि उसे पकड़ना पूरी तरह असंभव हो जाए। गार्ड्स के मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसने कनेक्शन काट दिए और वापस डेस्क पर बैठ गई। दरवाजा बहुत जोर से खुला और सुरक्षा प्रमुख अपने कई हथियारों से लैस आदमियों के साथ हांफते हुए उस शांत साइबर विभाग में दाखिल हुआ। उसने आर्या को अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए देखा, जो एक साधारण सी स्प्रेडशीट पर अपना काम कर रही थी। सुरक्षा प्रमुख ने बहुत ही तीखे शब्दों में पूछा कि क्या उसने इस पूरे फ्लोर पर कोई भी असामान्य गतिविधि या व्यक्ति को देखा है। आर्या ने बहुत ही मासूमियत से घबराहट का नाटक करते हुए कहा कि वह तो बस अपना काम खत्म कर रही थी। गार्ड्स ने पूरे विभाग के हर एक कोने की बहुत ही बारीकी से तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुख्य सर्वर पर भी घुसपैठ का कोई सीधा सबूत नहीं था, क्योंकि जीरो ने अपना काम पूरी तरह से बिना किसी निशान के किया था। सुरक्षा प्रमुख बुदबुदाता हुआ और गालियां देता हुआ अपनी पूरी टीम के साथ वापस लौट गया और उसने इसे केवल एक तकनीकी खराबी मान लिया। आर्या ने अपनी सांस छोड़ी और स्क्रीन को बंद कर दिया, क्योंकि आज का काम पूरा हो चुका था। अगले दिन सुबह जब आर्या वापस कार्यालय पहुंची, तो पूरा माहौल कल के मुकाबले बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और गंभीर दिखाई दे रहा था। रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और वह लगातार अपने फोन पर किसी बड़े अधिकारी के साथ तेज आवाज में बात कर रहा था। आर्या चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गई और अपने आसपास चल रही सभी फुसफुसाहटों को बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करने लगी। सभी लोग कल रात के उस अचानक सुरक्षा अलार्म के बारे में अलग अलग तरह की कहानियां बना रहे थे। कुछ ही देर बाद वहां विक्रम खुद एक बहुत ही शानदार और महंगे काले सूट में विभाग का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गया। उसकी आंखों में एक क्रूरता और घमंड साफ झलक रहा था, जो उसकी ताकत और ऊंचे पद का सीधा और स्पष्ट प्रमाण था। उसने रोहन को अपने पास बुलाया और बहुत ही धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में पूछा कि क्या सिस्टम का कोई भी डेटा चोरी हुआ है। रोहन पसीने से तर था और उसने कांपते हुए विक्रम को आश्वासन दिया कि सभी फाइलें सुरक्षित हैं और वह केवल एक झूठा अलार्म था। विक्रम ने पूरे विभाग पर एक बहुत ही तीखी और शक भरी नजर डाली और उसकी नजर एक पल के लिए आर्या पर जाकर रुक गई। उसने रोहन से पूछा कि यह साधारण सी लड़की कौन है और वह इस महत्वपूर्ण सुरक्षा विभाग में इतनी सुबह क्या कर रही है। रोहन ने बहुत ही नफरत और अपमान भरे स्वर में जवाब दिया कि यह केवल एक गांव की लड़की है जिसे सिर्फ सफाई का काम दिया गया है। विक्रम ने एक अजीब सी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आर्या की ओर देखा और वहां से वापस चला गया। आर्या ने अपनी नजरें पूरी तरह से नीचे झुका रखी थीं, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और भयानक योजना आकार ले रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रम जैसे ताकतवर और अहंकारी दुश्मन को हराने के लिए
उसे और भी अधिक ठोस सबूतों की जरूरत होगी। उसे एपेक्सटेक के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही सावधानी से अपना अगला बड़ा कदम उठाना होगा। वह यह भी जानती थी कि अब यह लड़ाई केवल नौकरी बचाने की नहीं, बल्कि पूरे समाज को बचाने की है। उसने यह तय कर लिया था कि वह विक्रम और रोहन के उस झूठे अभिमान को बहुत ही भयानक तरीके से तोड़ कर रख देगी। गांव से आई हुई एक साधारण लड़की, जिसे ये सभी मूर्ख और नासमझ समझ रहे थे, वह असल में उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। आर्या का यह शांत और सीधा साधा रूप केवल एक बहुत बड़े और खतरनाक तूफान से पहले की एक शांति मात्र था। जल्द ही पूरी दुनिया को यह पता चलने वाला था कि जीरो नाम का वह महान हैकर यही लड़की है। अपनी डेस्क पर बैठी आर्या ने रात में एकत्र किए गए सभी डेटा को फिर से जांचा। उसने स्क्रीन पर चल रही उन जटिल पंक्तियों को देखा जो सीधे उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को एक अज्ञात बाहरी सर्वर की ओर मोड़ रही थीं। यह कोई छोटी तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही घातक और खतरनाक सुरक्षा खामी थी। लाखों निर्दोष लोगों के बैंक खाते, पासवर्ड और निजी संदेश इस समय एक बहुत बड़े खतरे में थे। आर्या ने फैसला किया कि वह इस मुद्दे को एक बार आधिकारिक तौर पर सबके सामने जरूर रखेगी। उसने उस खतरनाक खामी का एक विस्तृत और तकनीकी रिपोर्ट तैयार किया और उसे प्रिंट कर लिया। वह जानती थी कि रोहन इस पूरे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसे उसका असली चेहरा देखना था। वह अपनी सीट से उठी और हाथ में वह महत्वपूर्ण कागज लेकर सीधे रोहन के शानदार कांच के केबिन की ओर चल दी। विभाग के अन्य कर्मचारी उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, क्योंकि कोई भी जूनियर कर्मचारी इस तरह बिना बुलाए सीधे विभाग प्रमुख के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोहन अपने केबिन में किसी के साथ फोन पर बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बात कर रहा था। जैसे ही उसने आर्या को अंदर आते देखा, उसने तुरंत अपनी बातचीत खत्म कर दी और फोन मेज पर पटक दिया। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने आर्या को घूरते हुए बहुत ही कठोर और ऊंची आवाज में पूछा कि उसे बिना अनुमति के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई और वह यहां क्या कर रही है। आर्या ने बिना किसी डर के वह प्रिंट की हुई रिपोर्ट रोहन की मेज पर रख दी। उसने बहुत ही शांत और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसने मुख्य सर्वर में एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा खामी का पता लगाया है। उसने बताया कि यह कोई सामान्य तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो करोड़ों उपयोगकर्ताओं के डेटा को खतरे में डाल रहा है। रोहन ने उस रिपोर्ट को हाथ तक नहीं लगाया और केवल एक बहुत ही अपमानजनक और घमंडी हंसी के साथ आर्या की तरफ देखने लगा। रोहन अपनी कुर्सी से उठा और उसने आर्या की उस रिपोर्ट को उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने कहा कि एक छोटी सी गांव की लड़की, जिसे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी ठीक से नहीं है, वह एपेक्सटेक के विशेषज्ञों की गलती निकाल रही है। यह सुनकर आर्या ने फिर से जोर देकर कहा कि अगर इस रास्ते को तुरंत बंद नहीं किया गया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ग्राहकों की सारी निजी जानकारी चोरी हो जाएगी। रोहन का गुस्सा अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। वह आर्या का हाथ पकड़कर उसे झटके से केबिन के बाहर पूरे विभाग के सामने खींच लाया। सभी कर्मचारी अपना काम छोड़कर इस अजीब और हैरान करने वाले तमाशे को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। रोहन ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा कि यह जाहिल और अनपढ़ लड़की सोचती है कि यह हमारे सबसे उन्नत और सुरक्षित सर्वर की कमियां निकाल सकती है। उसने सभी के सामने आर्या का बहुत ही गंदा मजाक उड़ाया और कहा कि इसे तो एक साधारण सा पासवर्ड सेट करना भी ठीक से नहीं आता होगा। पूरा कमरा अचानक ठाकों और हंसी की जोरदार आवाजों से गूंज उठा, क्योंकि सभी लोग रोहन का साथ दे रहे थे। आर्या ने अपना हाथ छुड़ाया और वह बिना किसी शर्मिंदगी के बिल्कुल सीधी और शांत खड़ी रही। उसने अपनी तेज आवाज में कहा कि डेटा सीधे विदेशी आईपी पते पर भेजा जा रहा है और अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध बन जाएगा। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद कुछ विश्लेषकों की हंसी अचानक रुक गई, क्योंकि
उन्होंने भी सिस्टम में कुछ अजीब गतिविधियां देखी थीं, इससे पहले कि रोहन आर्या को कोई और करारा जवाब देता। तभी अचानक मुख्य दरवाजे से एक बहुत ही भारी आवाज गूंजी। एपेक्स टेक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम राठौर अपने कई अंगरक्षकों के साथ उस विभाग में दाखिल हुआ। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे के माहौल को तुरंत एक बहुत ही गहरे सन्नाटे और डर में बदल दिया। विक्रम ने अपनी ठंडी और क्रूर आंखों से वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को देखा और फिर बहुत ही सख्त लहजे में पूछा कि इस काम के समय में यह सारा शोर शराबा क्यों हो रहा है। रोहन बुरी तरह से घबरा गया और उसके माथे पर पसीने की कई ठंडी बूंदें साफ चमकने लगीं। उसने हकलाते हुए विक्रम को बताया कि यह नई लड़की सिस्टम के बारे में बहुत ही अजीब और झूठी कहानियां बनाकर सभी का कीमती समय बर्बाद कर रही है। विक्रम ने बहुत ही घमंड और नफरत के साथ अपनी नजरें आर्या की ओर घुमाईं और उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही तिरस्कार के साथ देखा। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतनी बड़ी कंपनी में ऐसी साधारण दिखने वाली लड़की कैसे काम कर रही है। आर्या ने अपनी नजरें बिल्कुल भी नहीं झुकाईं और विक्रम की उन खतरनाक और डरावनी आंखों में सीधा देखा। उसने विक्रम को भी वही बात दोहराई कि मुख्य डेटाबेस में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक गुप्त रास्ता बनाया गया है। उसने बताया कि इस रास्ते का इस्तेमाल करके कोई बाहरी व्यक्ति हमारे सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील डेटा को लगातार चुरा रहा है। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए एक बहुत ही अजीब सी घबराहट दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत अपने भावों को पूरी तरह से छुपा लिया और एक क्रूर मुस्कान दी। विक्रम ने बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में आर्या से कहा कि उसे अपनी सीमा में रहना चाहिए। उसने कहा कि यह एपेक्स टेक है और यहाँ के सिस्टम दुनिया के सबसे सुरक्षित और उन्नत नेटवर्क माने जाते हैं। उसने आर्या का अपमान करते हुए कहा कि एक गांव की लड़की जिसके पास कोई भी तकनीकी डिग्री नहीं है, वह कंपनी के सुरक्षा मामलों में दखल देने की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। विक्रम ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में धमकी दी कि अगर उसने दोबारा यह बात उठाई तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद विक्रम ने रोहन की तरफ देखा और उसे एक बहुत ही सख्त और कड़ा आदेश दिया। उसने कहा कि इस लड़की को केवल पुराने और बेकार पड़े हुए अभिलेखागार को साफ करने का सबसे नीचा काम दिया जाए। विक्रम ने चेतावनी दी कि इसे मुख्य सर्वर या किसी भी महत्वपूर्ण प्रणाली के आसपास भटकने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। रोहन ने तुरंत सिर हिलाकर विक्रम की बात मान ली और विक्रम अपनी उस क्रूर और खौफनाक मुस्कान के साथ अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से वापस लौट गया। विक्रम के जाने के बाद रोहन ने आर्या की तरफ एक बहुत ही खतरनाक और घिनौनी मुस्कान के साथ देखा। उसने कहा कि तुमने आज बहुत बड़ी और भयानक गलती की है, जिसका अंजाम तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। रोहन ने आर्या को तुरंत बेसमेंट में बने हुए उस धूली हराक्स करने के बाद दोहन ने पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा भरे और पुराने अभिलेखागार में जाने का सख्त आदेश दे दिया। आर्या ने बिना कोई जवाब दिए अपना बैग उठाया और बहुत ही शांत कदमों से वहां मौजूद सभी लोगों की उपहास भरी नजरों के बीच से होकर बाहर निकल गई। बेसमेंट का वह कमरा बहुत ही ज्यादा अंधेरा और धूल से भरा हुआ था, जहां कोई भी आना पसंद नहीं करता था। आर्या ने वहां पड़ी हुई एक पुरानी कुर्सी को साफ किया और अपना लैपटॉप निकालकर मेज पर रख दिया। अब उसके दिमाग में किसी भी तरह का कोई शक या संदेह बिल्कुल भी बाकी नहीं रह गया था। विक्रम और रोहन की उस अजीब और आक्रामक प्रतिक्रिया ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि वे दोनों ही इस बहुत बड़े और खतरनाक वैश्विक अपराध में पूरी तरह से शामिल थे। वे इस घातक खामी को अनदेखा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपने फायदे के लिए इसे बनवाया था। उपयोगकर्ताओं का वह अमूल्य डेटा उनके लिए अरबों डॉलर कमाने का एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित रास्ता बन चुका था। आर्या को यह समझते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये लालची और अहंकारी लोग करोड़ों मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। उसे पता था कि अब उसे इन सभी अपराधियों को बेनकाब करने के लिए बहुत ही सावधानी से अपना अगला बड़ा कदम उठाना होगा। आर्या ने अपने लैपटॉप को उस बेसमेंट के एक बहुत ही पुराने
और असुरक्षित नेटवर्क के साथ जोड़ दिया। उसने बहुत ही चालाकी से अपने असली आईपी पते को छिपाने के लिए कई जटिल और उन्नत हैकिंग तकनीकों का उपयोग किया। अब वह केवल एक बेचारी कर्मचारी नहीं थी, बल्कि अब वह दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हैकर जीरो बन चुकी थी। उसने तुरंत एपेक्स टेक के वित्तीय रिकॉर्ड और विदेशी बैंक खातों के बीच के संबंध को पूरी तरह से खोजने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। उसका यह विशेष प्रोग्राम कंपनी की सुरक्षा दीवारों को इस तरह से पार कर रहा था कि किसी को खबर तक नहीं हुई। वह बहुत ही तेजी से कोडिंग कर रही थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी जादूगर की तरह चल रही थीं। थोड़ी ही देर में उसे विक्रम के एक बहुत ही गुप्त और एनक्रिप्टेड वित्तीय खाते की जानकारी मिल गई, जो एक विदेशी शेल कंपनी से जुड़ा हुआ था। इस खाते में हर दिन लाखों डॉलर की भारी रकम जमा हो रही थी, जो सीधे उन अपराधियों से आ रही थी। यह सब देखकर आर्या का खून खौलने लगा और उसने उन सभी गैरकानूनी लेन देन का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित करना शुरू कर दिया। उसे यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि यह सारा पैसा खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट और हथियारों के तस्करों से आ रहा था। विक्रम सिर्फ लोगों का डेटा ही नहीं बेच रहा था, बल्कि वह दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतों को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा था। आर्या ने अपने मन में पूरी तरह से ठान लिया था कि वह विक्रम के इस गंदे साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। रोहन को लगा था कि उसने आर्या को उस अंधेरे कमरे में भेजकर हमेशा के लिए शांत और बर्बाद कर दिया है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक बहुत ही खतरनाक शेरनी को उसकी सबसे पसंदीदा जगह पर छोड़ दिया है। बेसमेंट में कोई भी सुरक्षा कैमरा काम नहीं कर रहा था और यह आर्या के लिए बिना किसी डर के काम करने का एक शानदार मौका था। वह लगातार कई घंटों तक उस अंधेरे कमरे में बैठकर उन भ्रष्ट लोगों के विनाश की एक बहुत बड़ी योजना बनाती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्या ने विक्रम और उसके सभी सहयोगियों के खिलाफ बहुत सारे ठोस और मजबूत सबूत इकट्ठा कर लिए। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाया तो ये लोग अपने सारे सबूत मिटा देंगे। उसे एक बहुत ही सही लोग सही पाता था और सटीक मौके का इंतजार करना था, जब वह इन सभी अपराधियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सके। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और सभी महत्वपूर्ण डेटा को अपनी उस छोटी और बहुत ही सुरक्षित ड्राइव में छिपा लिया। शाम का समय हो चुका था और बेसमेंट का वह अंधेरा कमरा अब और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। आर्या ने अपना साधारण सा बैग उठाया और सीढ़ियों से ऊपर की ओर मुख्य कार्यालय की तरफ जाने लगी। उसने अपने चेहरे पर फिर से वही बेचारी और डरी हुई लड़की का भाव ला दिया, ताकि किसी को भी उसकी असलियत का पता न चले। जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि रोहन और उसके कुछ खास दोस्त अभी भी वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसते हुए उसका ही मजाक उड़ा रहे थे। रोहन ने आर्या को देखते ही बहुत ही घमंड से कहा कि क्या आज के लिए धूल साफ करने का काम खत्म हो गया। आर्या ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर नीचे झुकाकर बहुत ही शांत और डरे हुए कदमों से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसे इस तरह से चुपचाप जाते हुए देखकर रोहन को लगा कि उसने इस गांव की लड़की का सारा घमंड और आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसे अपनी ताकत और विक्रम के प्रभाव पर बहुत ही ज्यादा अंधा और मूर्खतापूर्ण विश्वास हो गया था। इमारत के बाहर आकर आर्या ने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली और उस विशाल कांच की इमारत को देखा। एपेक्स टेक का वह बड़ा सा और चमकता हुआ लोगो अब उसे भ्रष्टाचार और बुराई का एक बहुत ही गंदा प्रतीक लग रहा था। उसकी आंखों में अब डर या उदासी का कोई भी नामो निशान नहीं था, बल्कि उनमें एक बहुत ही तेज और खतरनाक ज्वाला धधक रही थी। उसने मन ही मन विक्रम राठौर और रोहन की बर्बादी का एक बहुत ही खौफनाक और भयानक समय तय कर लिया था। वह जानती थी कि यह लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका सामना दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों से था। विक्रम के पास पैसे और सत्ता की कोई कमी नहीं थी और वह किसी भी इंसान को बहुत ही आसानी से कुचल सकता था, लेकिन आर्या के पास
भी अपना एक बहुत ही अलग और खतरनाक हथियार था, जिसे इंटरनेट की दुनिया में अजेय माना जाता था। जीरो के रूप में वह पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक कंप्यूटर नेटवर्क को एक झटके में पूरी तरह से राख कर सकती थी। रात के उस अंधेरे में आर्या अपने छोटे से किराए के कमरे की ओर बहुत ही तेज कदमों से वापस लौट रही थी। सड़क की वह पीली और धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसके मजबूत और पक्के इरादों को और भी ज्यादा निखार रही थी। कल का दिन इस बहुत बड़े कबास में इसमें किराए के कमरे की ओर और भयानक खेल का एक नया और बहुत ही खतरनाक अध्याय शुरू करने वाला था। आर्या ने अपनी मुट्ठी को जोर से भींच लिया, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया को उस महान हैकर जीरो की असली ताकत देखनी थी। अपने छोटे और साधारण से किराए के कमरे में वापस लौटकर आर्या ने सबसे पहले दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया। कमरे की हालत बहुत ही खस्ता थी और दीवारों से रंग उखड़ रहा था, लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली जगह के भीतर एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी राज छिपा हुआ था। आर्या ने अपने बिस्तर के नीचे से एक भारी और सुरक्षित धातु का बक्सा बाहर निकाला, जिसे उसने बहुत ही चालाकी से सबसे छिपाकर रखा था। इस बक्से में उसकी वह असली और खतरनाक दुनिया कैद थी, जिसे पूरी दुनिया जीरो के नाम से जानती थी। उसने बक्से का ताला खोला और उसमें से कई उच्च तकनीक वाले उपकरण और एक बहुत ही शक्तिशाली कस्टम मेड लैपटॉप बाहर निकाला। दिन के समय जो लड़की एक पुरानी कुर्ती में सहमी हुई सी घूमती थी, अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक बहुत ही तेज चमक और चेहरे पर एक अजीब सा खतरनाक आत्मविश्वास था। आर्या ने अपने सभी उपकरणों को बहुत ही तेजी और कुशलता के साथ आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसका वह छोटा सा कमरा एक बहुत ही उन्नत और अत्याधुनिक साइबर कमांड सेंटर में तब्दील हो गया। आर्या ने अपने लैपटॉप को चालू किया और स्क्रीन की नीली रोशनी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से रोशन कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी पहचान छुपाने के लिए कई जटिल एन्क्रिप्शन और सुरक्षा परतों को सक्रिय कर दिया। उसका इंटरनेट कनेक्शन दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से होकर गुजर रहा था, जिससे उसकी असली जगह का पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन था। आर्या की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी कुशल संगीतकार की तरह बहुत ही तेजी से और बिना कोई गलती किए चल रही थीं। अब वह आर्या नहीं थी, बल्कि वह हैकिंग की दुनिया का सबसे बड़ा खौफ जीरो बन चुकी थी। जीरो के रूप में उसने डार्क वेब के सबसे गहरे और छिपे हुए हिस्सों में प्रवेश किया, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी काम करते हैं। उसे एपेक्सटेक के सर्वर में घुसपैठ करने के लिए एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो किसी की भी नजर में ना आ सके। उसने कल दिन में जो छोटी सी खामी खोजी थी, अब वह उसी का इस्तेमाल एक बहुत बड़े और विनाशकारी हमले के लिए करने वाली थी। जीरो ने एपेक्सटेक की मुख्य सुरक्षा दीवार को चकमा देने के लिए एक बहुत ही खास और जानलेवा वायरस का निर्माण करना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था और शहर की सारी आवाजें पूरी तरह से शांत हो चुकी थीं। लेकिन आर्या के कमरे में कीबोर्ड की खटखटाहट लगातार बिना रुके गूंज रही थी और उसका दिमाग पूरी क्षमता से काम कर रहा था। उसने अपने बनाए हुए उसके दिमाग गहरा होता जा रहा था खास वायरस को एपेक्सटेक के बाहरी नेटवर्क में बहुत ही खामोशी के साथ छोड़ दिया। वह वायरस बिना कोई अलार्म बजाए सुरक्षा प्रणालियों के बीच से रेंगता हुआ सीधे कंपनी के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील सर्वर की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। दूसरी तरफ एपेक्सटेक के मुख्यालय में रात की पाली के सुरक्षा कर्मचारी बहुत ही आराम से अपनी कॉफी पीते हुए बैठे थे। उन्हें अपनी कंपनी की सुरक्षा प्रणाली पर इतना ज्यादा घमंड था कि वे किसी भी तरह के बाहरी हमले की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एपेक्सटेक का मुख्य सर्वर दुनिया के सबसे उन्नत और आधुनिक सॉफ्टवेयर से सुरक्षित था, जिसे तोड़ना किसी भी आम हैकर के लिए पूरी तरह से असंभव माना जाता था। लेकिन वे लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज रात उनका सामना किसी आम हैकर से नहीं, बल्कि खुद जीरो से हो रहा था। जीरो का वह खतरनाक वायरस सर्वर के पहले सुरक्षा दरवाजे तक पहुंच गया और उसने बहुत ही चालाकी से खुद को एक नियमित सिस्टम अपडेट के रूप में बदल लिया। सिस्टम ने उसे बिना किसी जांच के अंदर जाने दिया
और यही एपेक्स टेक की सबसे बड़ी और भयानक गलती साबित हुई। अंदर घुसते ही वायरस ने अपना असली काम शुरू कर दिया और सुरक्षा अलार्म के सभी तारों को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। जीरो अपनी स्क्रीन पर यह सब बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और खतरनाक मुस्कान थी। जैसे ही जीरो ने मुख्य डेटाबेस के अंदर अपना पहला कदम रखा, उसे वहां का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी और गुस्सा आया। विक्रम राठौर ने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने की बजाय उसे कई अलग अलग और अज्ञात विदेशी सर्वरों के साथ सीधे जोड़ रखा था। करोड़ों मासूम लोगों के बैंक विवरण, उनके पासवर्ड और उनके जीवन की सबसे निजी जानकारी लगातार उन अपराधियों के हाथों में बेची जा रही थी। यह एक बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा अंतरराष्ट्रीय अपराध था, जिसे विक्रम बहुत ही चालाकी और घमंड के साथ चला रहा था। जीरो ने तुरंत उन सभी गैरकानूनी लेन देन और डेटा ट्रांसफर के सारे सबूतों को अपने बहुत ही सुरक्षित और छिपे हुए सर्वर पर डाउनलोड करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही तेजी से काम कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इतनी बड़ी मात्रा में डेटा डाउनलोड करने पर सिस्टम को शक हो सकता है। उसने डाउनलोड की गति को बहुत ही बारीकी से नियंत्रित किया ताकि नेटवर्क में कोई भी अचानक और बड़ा बदलाव नजर न आए। उसकी नजरें स्क्रीन पर चल रहे उन हजारों नंबरों और कोड्स पर पूरी तरह से जमी हुई थीं, लेकिन विक्रम का वह सुरक्षा सिस्टम भी कोई मामूली चीज नहीं था और उसने अचानक डेटा के इस हल्के से बहाव को पकड़ लिया। एपेक्स टेक की इमारत में अचानक सायरन बजने लगे और सभी स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी बहुत ही तेजी से चमकने लगी। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में बैठे कर्मचारी पूरी तरह से घबरा गए और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या और कैसे हो रहा है। उन्होंने तुरंत मुख्य सुरक्षा अधिकारी और विभाग प्रमुख रोहन को इस बड़े और भयानक हमले की सूचना देने के लिए फोन मिलाना शुरू कर दिया। रोहन अपने आलीशान घर में बहुत ही गहरी और मीठी नींद सो रहा था जब अचानक उसके फोन की तेज घंटी ने उसे जगा दिया। उसने बहुत ही गुस्से और चिड़चिड़ाहट के साथ फोन उठाया और दूसरी तरफ से अपने कर्मचारियों की घबराई हुई आवाजें सुनकर वह पूरी तरह से सन्न रह गया। कर्मचारी उसे बता रहे थे कि कोई बहुत ही शक्तिशाली हैकर कंपनी के सबसे सुरक्षित और मुख्य सर्वर में घुसपैठ कर चुका है। रोहन ने तुरंत अपने कपड़े पहने और बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलाते हुए एपेक्स टेक के मुख्यालय की ओर निकल पड़ा। जब रोहन नियंत्रण कक्ष में पहुंचा तो वहां का नजारा किसी बहुत बड़े और भयानक युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा था। दर्जनों सुरक्षा विशेषज्ञ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए पसीना बहा रहे थे और इस रहस्यमयी हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रोहन ने बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि यह हमलावर कौन है और वह हमारे सिस्टम के इतने करीब कैसे पहुंच गया। एक वरिष्ठ विश्लेषक ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि यह कोई आम हैकर नहीं है, बल्कि इसकी कार्यप्रणाली जीरो नाम के उस महान हैकर से मिलती है। जीरो का नाम सुनते ही रोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया। पूरी हैकिंग की दुनिया में जीरो का नाम एक बहुत बड़े खौफ और विनाश के पर्याय के रूप में जाना जाता था और आज वह उनके पीछे पड़ गया था। रोहन ने अपने सभी बेहतरीन और अनुभवी कर्मचारियों को तुरंत मुख्य सर्वर का सारा कनेक्शन काटने और हैकर को बाहर निकालने का आदेश दिया। वे सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अदृश्य और बहुत ही खतरनाक दुश्मन से लड़ने का प्रयास करने लगे। लेकिन जीरो के लिए यह सब केवल एक बहुत ही मजेदार और आसान खेल की तरह था, जिसमें वह हमेशा ही जीतती आई थी। आर्या अपने कमरे में बैठी हुई रोहन और उसकी पूरी टीम की उन सभी नाकाम कोशिशों को बहुत ही आराम से देख रही थी। जैसे ही वे लोग कोई भी नया सुरक्षा उपाय लागू करते, जीरो उसे कुछ ही सेकंड के भीतर पूरी तरह से नष्ट कर देती थी। उसकी गति और उसकी सोचने की क्षमता उन सभी विशेषज्ञों से बहुत ज्यादा आगे थी और वे लोग उसके सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। रोहन ने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक दांव खेलने का फैसला किया और उसने सिस्टम के मास्टर रीसेट बटन को दबाने का आदेश दिया। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, जिससे कंपनी का बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा पूरी तरह से मिट सकता था।
लेकिन हमलावर को रोकने का यही एक रास्ता बचा था। कर्मचारियों ने भारी मन से वह कमांड टाइप किया, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उनके पास अब सिस्टम का कोई भी अधिकार नहीं बचा है। जीरो ने पहले ही उनके सभी प्रशासनिक अधिकारों को पूरी तरह से छीन लिया था। अब एपेक्स का पूरा सिस्टम और उसका सारा नियंत्रण जीरो के हाथों में था, और रोहन अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देख रहा था। आर्या ने विक्रम और उसकी कंपनी के सभी काले कारनामों और वित्तीय घोटालों के सारे दस्तावेज सफलतापूर्वक अपने पास सुरक्षित कर लिए थे। वह चाहती तो अभी इसी वक्त कंपनी के सारे सर्वर को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह विक्रम को दुनिया के सामने तड़पाकर मारना और बेइज्जत करना चाहती थी। सबूतों को सुरक्षित करने के बाद जीरो ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन वह इन लोगों को एक बहुत ही कड़ा सबक भी सिखाना चाहती थी। उसने एपेक्स की सभी स्क्रीन पर एक साथ एक बहुत ही खौफनाक और चमकता हुआ संदेश फ्लैश कर दिया, जिसने सभी की सांसें रोक दीं। उस संदेश में लिखा था कि तुम्हारे सारे पापों का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द ही दुनिया तुम्हारे इस गंदे और घिनौने चेहरे को देखेगी। यह संदेश देखकर रोहन और उसकी पूरी टीम पूरी तरह से खौफ और भयानक दहशत में डूब गई। इसके तुरंत बाद जीरो सिस्टम से इस तरह गायब हो गई जैसे कि वह वहां कभी मौजूद ही नहीं थी, और उसने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। सुरक्षा कर्मचारियों ने कई घंटों तक सिस्टम की बहुत ही गहराई से जांच की, लेकिन उन्हें हैकर का आईपी पता या उसकी पहचान का एक भी निशान नहीं मिला। रोहन थका हुआ और पूरी तरह से हारा हुआ अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया, और उसे विक्रम के भयानक गुस्से का डर सताने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बहुत बड़ी और विनाशकारी घटना का सामना कैसे करेगा। सुबह होने वाली थी और आर्या के कमरे में अभी भी उस लैपटॉप की नीली रोशनी पूरी तरह से चमक रही थी। उसने अपना सारा काम बहुत ही सफलता और सफाई के साथ पूरा कर लिया था, और अब उसके पास विक्रम राठौर को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। उसने अपने सभी बारीगाह उपकरणों को बहुत ही सावधानी से बंद किया और उन्हें वापस उस भारी धातु के बक्से में रखकर बिस्तर के नीचे छिपा दिया। अब वह फिर से जीरो के उस खतरनाक और रहस्यमयी रूप से बाहर आकर गांव की वह साधारण सी आर्या बन गई थी। उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया और आईने में अपनी उस शांत और थकी हुई आंखों को बहुत ही ध्यान से देखा। कल रात उसने दुनिया की सबसे सुरक्षित और ताकतवर तकनीकी कंपनी को उसके ही घर में घुसकर पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो इस बहुत बड़े और भयानक युद्ध की केवल एक शुरुआत है। विक्रम चुप नहीं बैठेगा और वह इस हमले का जवाब बहुत ही क्रूर और खतरनाक तरीके से देने की पूरी कोशिश करेगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्या ने अपनी वही पुरानी और साधारण सी सूती कुर्ती पहनी और अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। आज कार्यालय में क्या हंगामा होने वाला है, यह सोचकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसे वह नाटक और भी ज्यादा अच्छी तरह से करना था ताकि किसी को भी उस पर बिल्कुल भी शक न हो सके। वह अपना बैग लेकर घर से बाहर निकली और उसी विशाल कांच की इमारत की ओर चल दी जिसे उसने कल रात पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। जब आर्या एपेक्स के कार्यालय में पहुंची तो वहां का माहौल किसी भयानक तूफान के बाद की शांति जैसा लग रहा था। हर कोई डरा हुआ था और चारों तरफ केवल कल रात हुए उस बहुत बड़े और रहस्यमयी साइबर हमले की ही फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। सुरक्षा विभाग के सभी कर्मचारी बहुत ही ज्यादा तनाव में थे और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। रोहन की हालत बहुत ही खराब लग रही थी और उसकी आंखें नींद न पूरी होने के कारण पूरी तरह से सूजी हुई और लाल हो गई थीं। आर्या बहुत ही खामोशी से अपना सिर नीचे झुकाए हुए अपने उस पुराने और अंधेरे बेसमेंट वाले अभिलेखागार की ओर जाने लगी। उसे देखकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके पास
अभी इस साधारण सी लड़की पर ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। आर्या ने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम शुरू करने का नाटक किया, लेकिन उसका दिमाग आगे की बहुत बड़ी और खतरनाक रणनीति तैयार कर रहा था। वह इस बात का इंतजार कर रही थी कि विक्रम राठौर इस भारी हार के बाद अपनी अगली और खौफनाक चाल क्या चलेगा। ऊपर के शानदार केबिन में विक्रम राठौर गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था और उसने रोहन पर कई महंगी चीजें फेंक कर मारी थीं। विक्रम को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि जीरो नाम का वह महान हैकर अचानक उसके पीछे क्यों और कैसे पड़ गया। उसे अपने साम्राज्य के ढहने का बहुत ही भयानक डर सताने लगा था और उसने जीरो को खत्म करने की कसम खाई, जबकि वह जीरो उसी इमारत के बेसमेंट में बैठकर बहुत ही शांति से उसके पूर्ण विनाश की अपनी आखिरी और सबसे घातक योजना बना रही थी। विक्रम राठौर अपने शानदार कार्यालय में एक घायल शेर की तरह बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का खौफनाक मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। कल रात हुए भयानक साइबर हमले ने उसके अजेय साम्राज्य की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि जीरो नाम का वह रहस्यमयी हैकर अचानक उसके इतने करीब कैसे पहुंच गया। उसने अपने सचिव को तुरंत दुनिया के सबसे खतरनाक डार्क वेब हैकरों से संपर्क करने का एक बहुत ही सख्त और कड़ा आदेश दिया। कुछ ही घंटों के भीतर एपेक्सटेक के उस खुफिया कमरे में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई बड़े साइबर अपराधी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ चुके थे। विक्रम ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि उसे हर कीमत पर जीरो का असली पता और उसकी पूरी पहचान चाहिए। उसने इन हाथ मारते हुए अपराधियों को मुंहमांगी रकम देने का वादा किया और कहा कि जो भी जीरो को खोज निकालेगा उसे करोड़ों डॉलर का इनाम मिलेगा। ये सभी पेशेवर और लालची ब्लैक हैट हैकर उस बहुत बड़ी रकम को सुनकर तुरंत इस खतरनाक काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में आर्या अपने साधारण से लिबास में चुपचाप बैठकर काम कर रही थी। बाहर का पूरा विभाग एक अजीब सी दहशत और डर में डूबा हुआ था, लेकिन आर्या के चेहरे पर बहुत ही गहरी शांति थी। वह अपने लैपटॉप पर पुरानी फाइलों को छांटने का नाटक कर रही थी, जबकि उसका तेज दिमाग एक बहुत ही बड़ी योजना बना रहा था। उसे पता था कि विक्रम अब चुप नहीं बैठेगा और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर एक बहुत ही भयानक जवाबी हमला जरूर करेगा। थोड़ी देर बाद रोहन बहुत ही बुरी हालत में लड़खड़ाते हुए उस बेसमेंट में आया जहां आर्या बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में बीती रात के उस खौफनाक मंजर का डर साफ झलक रहा था। उसने आर्या को देखा और बहुत ही रूखे और अपमानजनक स्वर में उसे अपने काम में तेजी लाने का कड़ा आदेश दिया। आर्या ने बहुत ही मासूमियत से अपना सिर हिलाया और जानबूझकर अपनी एक पुरानी फाइल को जमीन पर गिरा दिया ताकि वह रोहन की बेचैनी का बहुत ही करीब से आनंद ले सके। रोहन के वापस जाने के बाद आर्या ने अपने साधारण सिस्टम को एक बहुत ही विशेष नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा। उसने जानबूझकर कंपनी के मुख्य सर्वर में कुछ ऐसे झूठे और भ्रामक सुराग छोड़ दिए जो रूसी और चीनी सर्वरों की तरफ इशारा कर रहे थे। यह उन लालची ब्लैक हैट हैकरों को भ्रमित करने के लिए बिछाया गया एक बहुत ही शानदार और अचूक जाल था। वे सभी हैकर उन झूठे निशानों का पीछा करते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे और उन्हें जीरो का असली पता कभी भी नहीं मिल पाएगा। डार्क वेब की उस अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में एक बहुत ही भयानक और खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। विक्रम के किराए के हैकर हर उस जगह पर हमला कर रहे थे जहां उन्हें आर्या द्वारा छोड़ा गया कोई भी सुराग दिखाई देता था, लेकिन आर्या की तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत और तेज थी कि वह हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहती थी। वे हैकर जितनी ज्यादा कोशिश करते, वे आर्या के बनाए हुए उस जटिल चक्रव्यूह में और भी ज्यादा गहरे उलझते और फंसते चले जाते थे। उन मूर्ख हैकरों को भटकाने के साथ साथ आर्या ने विक्रम की सबसे सुरक्षित और गुप्त फाइलों को तोड़ने का काम भी जारी रखा। वह जानती थी कि एपेक्सटेक का सारा काला धन और सभी अवैध सौदों का पूरा रिकॉर्ड लेवल 7 के एन्क्रिप्शन के पीछे छिपाया गया था। यह एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली थी
जिसे पूरी दुनिया में केवल कुछ ही गिने चुने लोग तोड़ सकते थे। आर्या ने बहुत ही शांति और संयम के साथ अपने विशेष एल्गोरिदम का उपयोग करके उस अभेद्य दीवार में एक बहुत ही छोटा सा छेद बना लिया। ऊपर मुख्य कार्यालय में विक्रम लगातार अपने फोन पर चीख रहा था और उन किराए के हैकरों से ताजा जानकारी मांग रहा था। हर बार उसे केवल निराशा और विफलता की ही खबरें मिल रही थीं, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा भयानक रूप ले रहा था। उसके सामने मौजूद स्क्रीन पर अलग अलग देशों के नक्शे और सर्वर की जानकारी चमक रही थी, लेकिन जीरो का कोई सुराग नहीं था। विक्रम को पहली बार अपनी असीम ताकत और बेशुमार दौलत पर बहुत ही ज्यादा शक और भयंकर डर महसूस होने लगा था। तभी रोहन डरते डरते विक्रम के केबिन में दाखिल हुआ और उसने बताया कि उनके सुरक्षा विशेषज्ञों को कुछ नए आईपी पते मिले हैं। रोहन ने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि ये आईपी पते रूस के एक बहुत ही खतरनाक और पुराने हैकिंग समूह से मेल खाते हैं। विक्रम ने उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत की सांस ली और उसे उन ठिकानों पर तुरंत बड़ा साइबर हमला करने का आदेश दिया। वे दोनों ही मूर्ख इस बात से अनजान थे कि वे आर्या के बिछाए हुए उस शानदार जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। उसी समय बेसमेंट में आर्या की स्क्रीन पर एक बहुत ही हरे रंग की छोटी सी रोशनी चमकी, जिसने उसकी सफलता का संकेत दिया। उसने लेवल 7 की उस अभेद्य सुरक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया था और अब एपेक्सटेक के सभी काले राज उसके सामने मौजूद थे। आर्या ने उन सभी दस्तावेजों को तेजी से खोलना शुरू किया तो उसे ऐसे नाम मिले जो पूरी दुनिया की राजनीति को हिला सकते थे। विक्रम राठौर ने दुनिया के कई बड़े और ताकतवर नेताओं को भी अपने इस गंदे व्यापार में रिश्वत देकर शामिल कर रखा था। उन दस्तावेजों को देखकर आर्या का खून खौल उठा और उसका गुस्सा एक बहुत ही खतरनाक सीमा को पूरी तरह से पार कर गया। वह जानती थी कि एपेक्सटेक भ्रष्ट है, लेकिन उसने कभी भी इतने बड़े और विशाल पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की कल्पना नहीं की थी। विक्रम ने मासूम लोगों की निजी जिंदगी को इन क्रूर और स्वार्थी राजनेताओं के हाथों में बहुत ही आसानी से बेच दिया था। आर्या ने इन सभी बेहद महत्वपूर्ण सबूतों को एक बहुत ही सुरक्षित और छिपे हुए सर्वर पर पूरी तरह से एन्क्रिप्ट करके अपलोड कर दिया। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था और आर्या अपने कंप्यूटर को बंद करके धीरे धीरे कैंटीन की ओर जाने के लिए उठी। कैंटीन में आज भी सभी लोग कल रात की उस भयानक घटना के बारे में बहुत ही तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे। आर्या ने अपना साधारण सा खाना लिया और कोने की एक मेज पर चुपचाप जाकर बैठ गई, जहां कोई भी उसके पास नहीं आता था। कुछ ही दूरी पर रोहन अपने खास दोस्तों के साथ बैठा हुआ बहुत ही ऊंचे और घमंडी स्वर में डिंगे हाँक रहा था। रोहन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दोस्तों से कह रहा था कि एपेक्सटेक ने उस भयानक हैकर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उसने बताया कि हमारे विदेशी विशेषज्ञों ने जीरो को रूस के एक सर्वर में घेर लिया है और अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसकी यह बेवकूफी भरी बात सुनकर आर्या के होठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत अपने गिलास के पीछे छिपा लिया। इन मूर्खों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जीरो उनके ठीक सामने बैठी हुई है। दोपहर के भोजन के बाद आर्या बहुत ही शांत कदमों से वापस उस अंधेरे और धूल भरे बेसमेंट में लौट आई। उसने अपने लैपटॉप को फिर से चालू किया और वह यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई कि डार्क वेब पर हंगामा मच गया था। विक्रम के हैकरों ने उस रूसी सर्वर पर हमला तो कर दिया था, लेकिन वह आर्या द्वारा बिछाया गया एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी वायरस वाला जाल था। उस जाल में फंसते ही उन सभी हैकरों के खुद के सिस्टम बहुत ही बुरी तरह से क्रैश होने लगे थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैकर चिल्ला रहे थे और विक्रम राठौर को गालियां दे रहे थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उनका सारा कीमती डेटा और उनके खुद के गैरकानूनी काम उस भयंकर वायरस की चपेट में आकर हमेशा के लिए नष्ट हो रहे थे। विक्रम को जब इस बात की खबर मिली तो उसने गुस्से में अपना महंगा फोन दीवार पर दे मारा, जो टुकड़ों में बिखर गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और उसे समझ आ गया था
कि जीरो कोई आम हैकर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दैत्य है। स्थिति को पूरी तरह से बेकाबू होता देखकर विक्रम ने तुरंत अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों की एक बहुत ही आपातकालीन बैठक बुलाई। उस शानदार कॉन्फ्रेंस रूम में एक बहुत ही भारी और खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था और किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विक्रम ने एक एक करके सभी की तरफ देखा और बहुत ही धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा कि मुझे हर हाल में यह हैकर चाहिए। उसने रोहन को चेतावनी दी कि अगर उसने इस समस्या को नहीं सुलझाया तो उसकी जान ले ली जाएगी। रोहन उस खौफनाक धमकी को सुनकर पूरी तरह से कांपने लगा और उसके शरीर से पसीना बहने लगा क्योंकि वह विक्रम के क्रूर स्वभाव को जानता था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अब अपनी पूरी ताकत लगाकर कंपनी के हर एक कर्मचारी पर बहुत ही बारीक और सख्त नजर रखेगा। उसे शक होने लगा था कि इतना बड़ा और सटीक हमला बिना किसी अंदरूनी मदद के बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। वह पागलों की तरह हर एक कर्मचारी के काम और उसके आने जाने के समय की बहुत ही गहराई से जांच करने लगा। आर्या इस बात से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ थी कि रोहन अब अंदर के लोगों पर शक करने लगा है और वह किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने अपने काम के तरीके को बिल्कुल भी नहीं बदला और वह लगातार उसी मासूमियत और शांत चेहरे के साथ अपनी पुरानी डेस्क पर बैठी रही। वह जानती थी कि अगर उसने अपने व्यवहार में कोई भी हल्का सा बदलाव किया तो रोहन की शक भरी नजरें तुरंत उस पर पड़ जाएंगी। इसलिए उसने जानबूझकर अपनी गति को धीमा कर दिया और बहुत ही बेवकूफी भरे सवाल पूछना शुरू कर दिया। रोहन गश्त लगाते हुए अचानक बेसमेंट में आया और आर्या के पास आकर बहुत ही कठोर और शक भरी नजरों से उसे घूरने लगा। उसने पूछा कि तुम इस धूल भरे कमरे में अकेले बैठकर पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर क्या करती रहती हो और तुम्हारा काम कब खत्म होगा? आर्या ने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा कि साहब, मुझे वह पुरानी फाइलें ठीक से समझ नहीं आ रही हैं और मुझे बहुत समय लग रहा है। रोहन ने एक बहुत ही गहरी और नफरत भरी सांस ली और उसे बेवकूफ कहकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्या की वह डरी हुई सूरत तुरंत एक बहुत ही खतरनाक और तेज तर्रार हैकर की शक्ल में पूरी तरह बदल गई। उसने अपने सुरक्षित नेटवर्क को फिर से चालू किया और एक बहुत ही नए और शक्तिशाली वायरस को एपेक्स टेक के संचार सर्वर में चुपके से डाल दिया। इस वायरस का काम केवल यह था कि वह रोहन और विक्रम के बीच होने वाली हर एक गुप्त बातचीत को सीधे आर्या के पास भेज दे। अब वे दोनों अपराधी जो भी योजना बनाएंगे वह आर्या को समय से बहुत पहले ही पता चल जाएगी। कुछ ही घंटों के भीतर आर्या के उस नए वायरस ने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से शुरू कर दिया और पहली सफलता हासिल की। उसे विक्रम का एक बहुत ही गुप्त संदेश मिला जिसमें वह किसी अज्ञात विदेशी अधिकारी से एपेक्स टेक के नए सुरक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा था। विक्रम कह रहा था कि इस नए प्लेटफॉर्म के लॉन्च होते ही वे दुनिया के हर एक इंसान का सारा डेटा बहुत ही आसानी से चुरा लेंगे। यह संदेश सुनकर आर्या को समझ आ गया कि इनका असली और सबसे भयानक मकसद आखिर क्या है। यह नया प्लेटफॉर्म अगले कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़े और शानदार वैश्विक कार्यक्रम के दौरान आम जनता के लिए लॉन्च किया जाने वाला था। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बड़े नेता और मीडिया के लोग एपेक्स टेक की इस नई उपलब्धि को देखने के लिए आने वाले थे। आर्या ने तय कर लिया कि वह इसी बड़े कार्यक्रम का उपयोग करके इन सभी अपराधियों का पर्दाफाश करेगी और उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेगी। यह उस महान हैकर जीरो का सबसे बड़ा और अब तक का सबसे खतरनाक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था। शाम ढलने के बाद कार्यालय का समय पूरी तरह से खत्म हो गया और सभी कर्मचारी धीरे धीरे अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे। आर्या ने भी बहुत ही खामोशी से अपना बैग उठाया और अपनी उस पुरानी कुर्सी से उठकर दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। वह आज बहुत की ही ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सा सुकून और बहुत बड़ी जीत की एक हल्की सी उम्मीद थी। वह जानती थी कि आज उसने विक्रम के उस अभेद्य और खौफनाक साम्राज्य के सबसे अहम हिस्से को तोड़ दिया है। मुख्य दरवाजे के पास
रोहन अपने सुरक्षा गार्डों के साथ खड़ा था और हर एक कर्मचारी की बहुत ही कड़ाई से जांच कर रहा था। जब आर्या वहां पहुंची तो रोहन ने उसे रोका और उसके बैग की बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही ज्यादा अपमानजनक तरीके से तलाशी ली। उसने आर्या को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने यहां कोई भी अजीब या गलत काम करने की कोशिश की तो तुम्हें सीधा जेल भेज दिया जाएगा। आर्या ने बिना कुछ बोले केवल अपना सिर नीचे झुका लिया और वहां से चुपचाप बाहर निकल आई। बाहर की ठंडी और तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसे दिन भर की उस भारी थकान से थोड़ी सी राहत दे रही थी। वह सड़क के किनारे चलते हुए उन ऊंचे और शानदार बिलबोर्ड्स को देख रही थी जिन पर विक्रम राठौर का मुस्कुराता हुआ और झूठा चेहरा छपा था। वह चेहरा पूरी दुनिया को यह बेवकूफ बना रहा था कि वह एक बहुत ही महान और परोपकारी इंसान है जो सबकी भलाई चाहता है। आर्या ने उन पोस्टरों को देखा और मन ही मन वादा किया कि यह मुस्कान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अपने छोटे और घुटन भरे कमरे में वापस आकर उसने हमेशा की तरह दरवाजे को बहुत ही अच्छी तरह से बंद करके लॉक कर लिया। उसने फिर से अपने उस जादुई और सुरक्षित धातु के बक्से को बाहर निकाला और अपने सभी उन्नत उपकरणों को बहुत ही तेजी से जोड़ना शुरू कर दिया। डार्क वेब की दुनिया में वापस प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां अभी भी बहुत ज्यादा उथल-पुथल और भयानक हंगामा मचा हुआ है। सभी हैकर पूरी तरह से डरे हुए थे और वे समझ चुके थे कि जीरो से पंगा लेना उनकी मौत है। आर्या ने अपनी स्क्रीन पर उन सबूतों को बहुत ही ध्यान से देखा जो उसने विक्रम के खिलाफ इतने बड़े जोखिम उठाकर जमा किए थे। ये सबूत एक खतरनाक टाइम बम की तरह थे जो सही समय आने पर एपेक्स टेक के पूरे घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देंगे। उसने उन भास के सारगागराहे फाइलों को एक बहुत ही विशेष और उन्नत वायरस के साथ जोड़ दिया जो उसके एक इशारे पर दुनिया के नेटवर्क पर फैल जाएगा। अब यह सारा खेल केवल उस बड़े और शानदार लॉन्च कार्यक्रम के सही समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी और पूरा शहर एक बहुत ही शांत और मीठी नींद में डूब चुका था। लेकिन आर्या की आंखें पूरी तरह से खुली थीं। वह जानती थी कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा खतरनाक दिन साबित होने वाले हैं। विक्रम जैसे ताकतवर और अमीर दुश्मन को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसने उस गांव की गरीब और बेचारी लड़की की तरह छिपकर न जीने का एक बहुत ही मजबूत और कड़ा फैसला कर लिया था। उसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को धीरे से बंद किया और अपने थके हुए शरीर को उस छोटे से बिस्तर पर लेटने के लिए छोड़ दिया। उसके दिमाग में अभी भी हजारों कोड और वे सारे सबूत एक फिल्म की तरह बहुत ही तेजी से घूम रहे थे। कल सुबह फिर से उसे उसी बंद किया भयानक इमारत में जाना था और उसी झूठी और बेवकूफ लड़की का नाटक सबके सामने करना था। लेकिन अब उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी ऊर्जा और एक बहुत ही भयानक तूफान जन्म ले चुका था जो सबको खत्म कर देगा। वह मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसे कल के उस बहुत ही खतरनाक और भयानक खेल के लिए पूरी तरह से तैयार रहना था। एपेक्स टेक का वह बड़ा और घमंडी साम्राज्य जो अपनी ताकत और पैसे पर बहुत ज्यादा इतराता था, वह अब अपने अंतिम दिन गिन रहा था। जीरो का वह खौफनाक और विनाशकारी साया अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यह एक ऐसी खामोश और भयानक जंग थी जिसे केवल आर्या ही पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी और वह जीतेगी। एपेक्स टेक के शानदार कार्यालय में अजीब सन्नाटा छा गया था। रोहन अपने केबिन में लगातार पसीना पोंछ रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि इतना सटीक साइबर हमला किसी बाहरी इंसान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। उसे शक होने लगा था कि कंपनी के अंदर ही कोई गद्दार छिपा हुआ है जो उन सभी की गुप्त जानकारी लगातार बाहर भेज रहा है। रोहन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक बहुत ही खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी ताकि वह विक्रम के गुस्से से अपनी जान बचा सके और असली हैकर को भ्रमित कर सके। उसने कंपनी के सभी निचले स्तर के कर्मचारियों की फाइलों और उनके काम के घंटों की बहुत बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे वह आसानी से फंसा सके और सारा इल्जाम उसके सिर पर डाल सके।
अचानक उसकी नजर आर्या के रिकॉर्ड पर जाकर रुक गई। उसने देखा कि यह गांव की साधारण सी लड़की अक्सर देर रात तक उस अंधेरे बेसमेंट में रुककर काम करती है। रोहन के चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और क्रूर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे अपना शिकार मिल गया था। रोहन ने सोचा कि आर्या को बलि का बकरा बनाना सबसे आसान काम होगा। कोई भी उस अनपढ़ और बेवकूफ लड़की की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, और विक्रम भी इस बात से संतुष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत एक बहुत ही उन्नत और खतरनाक, दुर्भावनापूर्ण कोड तैयार किया, जो किसी भी कंप्यूटर में छिपकर सारा गोपनीय डेटा चुरा सकता था। इस कोड को इस तरह से बनाया गया था कि यह चोरी किए गए डेटा का सीधा संबंध आर्या के पुराने और खस्ताहाल लैपटॉप से पूरी तरह जोड़ देगा और उसे फंसा देगा। दोपहर के समय जब आर्या कैंटीन में अपना साधारण सा खाना खाने के लिए गई हुई थी, तब रोहन चुपके से बेसमेंट में उतर आया। उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और फिर वह बहुत ही तेजी से आर्या की डेस्क के पास पहुंच गया। उसके हाथ में एक आर्या की डेस्क के पास पहुंच गया। छोटी सी काली रंग की फ्लैश ड्राइव थी, जिसमें वह भयानक और खतरनाक वायरस पूरी तरह से भरा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उस ड्राइव को आर्या के लैपटॉप में लगा दिया और कुछ ही सेकंड में फाइल ट्रांसफर कर दी। वायरस के सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद रोहन ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक विजयी मुस्कान ले आया। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का बहुत ही आसान समाधान निकाल लिया है, और अब विक्रम उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। वह चुपचाप वहां से वापस अपने शानदार केबिन में चला गया और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आर्या के लैपटॉप की गतिविधियों को देखने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने शेरनी की मांद में अपना हाथ डाल दिया है और अब उसकी मौत निश्चित है। कुछ ही देर बाद आर्या कैंटीन से वापस लौटकर अपनी डेस्क पर आकर बैठी। उसने हमेशा की तरह अपना सिर नीचे रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपने लैपटॉप को चालू किया, उसकी नजरें तुरंत स्क्रीन पर टिक गईं। जीरो की तेज और पैनी नजरों से कोई भी चीज छिप नहीं सकती थी, और उसने पल भर में समझ लिया कि उसके सिस्टम के साथ कोई बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है। एक बहुत ही मामूली सा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहा था, जो सिस्टम की सभी फाइलों को बहुत ही गहराई से स्कैन कर रहा था। आर्या के होठों पर एक बहुत ही हल्की लेकिन रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, क्योंकि वह रोहन की इस बेवकूफी पर अंदर ही अंदर हंस रही थी। रोहन सोच रहा था कि वह एक बहुत ही शानदार हैकर है, लेकिन जीरो के सामने उसका यह दुर्भावनापूर्ण कोड किसी छोटे बच्चे के खिलौने जैसा था। आर्या ने बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही खामोशी से उस वायरस के पूरे ढांचे का बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसे यह समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि यह सीधे रोहन के व्यक्तिगत व्यवस्थापक खाते से जुड़ा हुआ है। यह आर्या के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर था, जिसका उसे लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था। एपेक्स टेक के जिन सबसे गहरे और काले दस्तावेजों तक वह अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, उनके रास्ते में एक बहुत ही मजबूत दीवार थी। वह दीवार केवल रोहन या विक्रम के फिंगरप्रिंट और व्यक्तिगत पासवर्ड से ही खुल सकती थी। अब रोहन ने खुद अपने हाथों से अपना सारा अधिकार और अपने खाते की पूरी चाबी आर्या के इस पुराने और खस्ताहाल लैपटॉप में बहुत ही बेवकूफी से सौंप दी थी। अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर बहुत ही तेजी से चलाते हुए आर्या ने तुरंत उस वायरस को पूरी तरह से अलग कर दिया। उसने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसके भीतर के कुछ कोड्स को अपने हिसाब से पूरी तरह बदल दिया। अब वह दुर्भावनापूर्ण कोड आर्या के लिए एक ऐसा अदृश्य लबादा बन गया था, जो उसे किसी भी सुरक्षा प्रणाली की नजरों से बचा सकता था। यह एक बहुत ही शानदार और खतरनाक रणनीतिक चाल थी, जिसने दुश्मन के ही हथियार को उसके अपने पूर्ण विनाश का सबसे बड़ा कारण बना दिया था। इस बीच रोहन अपने केबिन में बैठा हुआ बड़ी ही उत्सुकता से अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। उसे लग रहा था कि उसका भेजा हुआ वायरस बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहा है, और आर्या का लैपटॉप सारा नकली डेटा सर्वर पर अपलोड कर रहा है। वह मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहा था और सोच रहा था कि विक्रम उसे अब कितना बड़ा इनाम देगा। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि आर्या उसे केवल वही दिखा रही थी
जो वह मूर्ख इंसान देखना चाहता था। आर्या ने रोहन के उस संशोधित कोड का उपयोग करके एपेक्स टेक के सबसे सुरक्षित और प्रतिबंधित नेटवर्क में अपना सीधा प्रवेश पा लिया। यह एक ऐसी जगह थी जहां कंपनी के सभी काले कारनामे और गैरकानूनी सौदों के असली दस्तावेज रखे गए थे। जैसे ही उसने उस सौदों के बारे में गहरे नेटवर्क में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बहुत ही भयानक और खतरनाक खजाने के कमरे में आ गई हो। यहां सुरक्षा की कोई भी चेतावनी या अलार्म बिल्कुल भी नहीं बजा, क्योंकि सिस्टम को लगा कि खुद रोहन ही इन फाइलों को देख रहा है। स्क्रीन पर अब विक्रम राठौर के उन सभी वीआईपी ग्राहकों की एक बहुत ही लंबी और विस्तृत सूची चमक रही थी। ये वे लोग थे जो एपेक्स से अवैध रूप से चुराया गया आम जनता का निजी डेटा खरीदते थे और उनका शोषण करते थे। इस सूची में दुनिया भर के कई बड़े राजनेता, शक्तिशाली उद्योगपति और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के खूंखार नेताओं के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। आर्या ने इन सभी चौंकाने वाले और बेहद अहम दस्तावेजों को तुरंत अपने गुप्त सर्वर पर बहुत ही तेजी से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। विक्रम राठौर का यह सारा काला साम्राज्य और उसका घमंड केवल इस बात पर टिका था कि कोई भी उसके इन सर्वरों तक नहीं पहुंच सकता। आर्या ने न केवल उस अभेद्य सर्वर को पूरी तरह से भेद दिया था, बल्कि वह वहां से एक एक सबूत को जड़ से उखाड़ रही थी। उसे उन अपराध के लिए निर्दोष लोगों के बैंक खातों के पूरे विवरण भी मिल गए, जिन्हें इन अपराधियों ने पूरी तरह से खाली कर दिया था। यह एक बहुत ही बड़ा और भयानक अपराध था, जिसकी सजा केवल एपेक्स टेक का पूर्ण विनाश ही हो सकती थी। तभी रोहन के केबिन में अचानक विक्रम राठौर का फोन आ गया और उसकी डरावनी आवाज कमरे में गूंज उठी। विक्रम ने बहुत ही गुस्से में पूछा कि क्या तुमने उस रहस्यमयी हैकर और कंपनी के गद्दार का कोई भी ठोस सुराग खोज निकाला है? रोहन ने बहुत ही गर्व के साथ अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा कि उसने गद्दार को पूरी तरह से रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसने विक्रम को विश्वास दिलाया कि वह कल होने वाले उस बहुत बड़े लॉन्च कार्यक्रम से पहले उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देगा। विक्रम ने यह अच्छी खबर सुनकर एक बहुत ही क्रूर और भयानक ठहाका लगाया, जो फोन से बाहर तक सुनाई दिया। उसने रोहन की तारीफ करते हुए कहा कि अब उनका यह अजेय साम्राज्य पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। उसे लगा कि वह जीरो नाम का वह अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब वह अपनी नई योजना पर बिना किसी डर के काम कर सकता है। वे दोनों मूर्ख अपराधी अपनी इस नकली और झूठी जीत का जश्न बहुत ही बेशर्मी से मना रहे थे, लेकिन बेसमेंट की उस गहरी शांति में आर्या का काम अभी भी बहुत ही तेज गति से लगातार जारी था। उसने एपेक्स टेक के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने पास पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था, जो विक्रम को फांसी तक पहुंचा सकते थे। अब उसकी अगली और सबसे बड़ी चुनौती कल होने वाला वह बहुत ही शानदार और वैश्विक लॉन्च कार्यक्रम था, जहां मीडिया भी होगी। आर्या ने उन सभी सबूतों को एक बहुत ही विशेष प्रकार के प्रोग्राम में बांध दिया, जिसे वह कल सही समय पर सक्रिय करेगी। उसने बहुत ही सावधानी से एपेक्स टेक के मुख्य सर्वर में कई छोटे और अदृश्य रास्ते बना दिए, जिन्हें कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं रोक सकती थी। ये वे रास्ते थे जिनसे कल वह अपना आखिरी और सबसे भयानक हमला करने वाली थी, जो इस पूरी इमारत को हिला देगा। अपना सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने के बाद उसने अपने सिस्टम से रोहन के उस दुर्भावनापूर्ण कोड को पूरी तरह मिटा दिया। उसने एक बहुत ही साधारण सी स्प्रेडशीट खोल ली और फिर से एक बेचारी और थकी हुई लड़की बन गई। शाम का समय हो गया था और कार्यालय के बाहर काफी हलचल मची हुई थी, क्योंकि कल के बहुत बड़े कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर थीं। रोहन पूरे घमंड के साथ अपने कई सुरक्षा गार्डों को लेकर सीधे आर्या की डेस्क की तरफ आ रहा था। वह इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था कि आज वह इस गांव की साधारण लड़की को सबके सामने बुरी तरह से जलील करेगा और उसे जेल भेजेगा। वह आर्या के पास आकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी और क्रूर मुस्कान खेल रही थी। रोहन ने बहुत ही ऊंची और डरावनी आवाज में आर्या से कहा कि तुम्हारा सारा खेल अब खत्म हो चुका है
और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। उसने कहा कि तुम ही वह गद्दार हो जो हमारी कंपनी का सारा कीमती डेटा चुराकर बाहर के दुश्मनों को बेच रही हो। आर्या ने बहुत ही शानदार तरीके से डरने का नाटक किया और अपनी आंखें पूरी तरह से बड़ी करते हुए रोहन की तरफ देखा। उसने बहुत ही कांपती हुई और बेचारी आवाज में कहा कि साहब, आप ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन ने जोर से हंसते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने क्या किया है और कल सुबह तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उसने आर्या को धमकी दी कि वह कल होने वाले लॉन्च कार्यक्रम के दौरान उसे पूरे देश और मीडिया के सामने सबसे बड़ी अपराधी साबित करेगा। आर्या ने अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत ही मिन्नत करते हुए कहा कि उसे अपनी नौकरी की बहुत जरूरत है और उसे मत निकालिए। रोहन ने उसे धक्का दिया और घमंड से वहां से चला गया, क्योंकि उसे अपनी चाल पर पूरा भरोसा था। जैसे ही रोहन की पीठ घूमी, आर्या के चेहरे से वह डर और बेचारगी का नाटक तुरंत एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान में बदल गया। उसने अपना बैग उठाया और उस विशाल कार्यालय से बाहर निकल गई, जहां कल एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक तमाशा होने वाला था। बाहर की सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां और लोग जा रहे थे, लेकिन आर्या का दिमाग केवल कल की उस महान जीत के बारे में सोच रहा था। यह मूर्ख रोहन और उसका घमंडी मालिक विक्रम खुद अपनी कब्र बहुत ही गहराई तक खोद चुके थे। एपेक्स टेक की उस विशाल कांच की इमारत के सामने एक बहुत ही बड़ा और शानदार मंच तैयार किया जा रहा था, जिस पर कल कार्यक्रम होगा। बड़े बड़े बैनरों पर विक्रम राठौर की तस्वीरें लगी थीं, जिनमें उसे एक बहुत ही महान और ईमानदार व्यवसायी के रूप में दुनिया को दिखाया गया था। आर्या ने उन बैनरों को बहुत ही नफरत से देखा और अपने मन में कसम खाई कि कल इस चेहरे से शराफत का यह गंदा नकाब हमेशा के लिए उतर जाएगा। वह वहां से अपने छोटे और शांत कमरे की ओर पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में चलते हुए आर्या ने अपनी सारी रणनीतियों को एक बार फिर से अपने तेज दिमाग में बहुत ही गहराई से जांचा और परखा। उसने हर एक संभावित खतरे और हर एक छोटे से छोटे विवरण का बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ने हर एक संभावित खतरे रहे। कल उसे एपेक्स टेक के उस सबसे सुरक्षित और भारी भीड़ वाले ऑडिटोरियम के ठीक बीच में खड़े होकर यह बहुत बड़ा और खतरनाक हमला करना था। यह उसके लिए केवल एक हैकिंग का काम नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया और समाज को बचाने की जंग थी। जब वह अपने छोटे से कमरे में वापस पहुंची, तो उसने तुरंत अपना वह बहुत ही शक्तिशाली और उन्नत लैपटॉप फिर से चालू कर लिया। उसने एपेक्स टेक के ऑडिटोरियम के विशाल स्क्रीन और साउंड सिस्टम के नियंत्रण को पूरी तरह से हैक करने का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम लिखा। विक्रम कल उस मंच पर खड़े होकर दुनिया के सामने अपना नया और खतरनाक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला था, लेकिन आर्या ने कुछ और ही योजना बनाई थी। वह विक्रम के उस झूठे भाषण को उसके पूरे जीवन के सबसे भयानक दुःस्वप्न में बदलने वाली थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन आर्या की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, क्योंकि उसका खून बहुत ही तेजी से खौल रहा था। वह उन सभी सबूतों को एक बहुत ही खास और अंतिम रूप दे रही थी, जो विक्रम राठौर और रोहन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। उसने इन सभी फाइलों को दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध समाचार एजेंसियों के सर्वरों के साथ भी बहुत ही गहराई से जोड़ दिया था। कल जैसे ही वह एंटर का बटन दबाएगी, यह पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़े धमाके की तरह फूट पड़ेगा। यह सब करते हुए आर्या को अपने उस छोटे से गांव की याद आ गई, जहां सभी लोग बहुत ही गरीब थे। उन भोले भाले लोगों को भी ऐसी ही लालची कंपनियों ने उनके थोड़े से पैसों के लिए कई बार बुरी तरह से ठगा था। आर्या ने उसी दिन कसम खाई थी कि वह बड़ी होकर इस काला है अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ेगी। आज उसकी वह कसम पूरी होने जा रही थी और वह जीरो बनकर इन अपराधियों को उनकी असली औकात दिखाने वाली थी। उसने अपने लैपटॉप को सुरक्षित तरीके से बंद किया और अपने बिस्तर पर लेट गई, ताकि वह कल के लिए खुद को पूरी तरह से तरोताजा रख सके। लेकिन उसका दिमाग अभी भी कल के उस बड़े और भयानक तूफान की कल्पना कर रहा था, जो एपेक्स टेक को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। कल सुबह यह साधारण सी लड़की, जो अपनी सूती कुर्ती और घिसे
हुए जूतों में कार्यालय जाएगी, वह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार करने वाली है। कल विक्रम का सारा घमंड और रोहन की सारी चालाकियां धूल में पूरी तरह से मिल जाएंगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही आर्या उठी और उसने अपने चेहरे पर पानी के कुछ ठंडे छींटे मारे, जिससे उसे काफी राहत मिली। उसने अपना वही पुराना और घिसा हुआ बैग उठाया, जिसमें उसका वह बहुत ही साधारण दिखने वाला लेकिन बेहद खतरनाक लैपटॉप रखा हुआ था। आज उसके चेहरे पर डर या बेचारगी का कोई भी निशान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी शांति साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। जब आर्या एपेक्स टेक की इमारत के पास पहुंची, तो वहां का नजारा किसी बहुत बड़े और शानदार त्योहार जैसा लग रहा था, जहां बहुत भीड़ थी। दुनिया भर के पत्रकार और बड़े बड़े अधिकारी वहां विक्रम के उस बहुत ही खतरनाक और झूठे सुरक्षा प्लेटफॉर्म को देखने के लिए आ चुके थे। रोहन मुख्य द्वार पर खड़ा होकर सभी खास मेहमानों का बहुत ही चाटुकारिता के साथ स्वागत कर रहा था और खुद को बहुत बड़ा मान रहा था। उसने आर्या को देखकर एक बहुत ही क्रूर और भयानक मुस्कान दी, जिसे आर्या ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आर्या चुपचाप सुरक्षा जांच से गुजरी और उस विशाल ऑडिटोरियम के सबसे पीछे वाले एक अंधेरे कोने में जाकर बहुत ही शांति से बैठ गई। आज उसे बेसमेंट में जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि असली और सबसे भयानक खेल अब इसी मंच पर शुरू होने वाला था। उसने अपना लैपटॉप अपने पैरों पर रखा और एक बहुत ही गहरी सांस ली, क्योंकि अब वह महान हैकर जीरो पूरी तरह से तैयार थी। विक्रम राठौर के उस झूठे और घमंडी साम्राज्य का अंत अब केवल कुछ ही पलों की दूरी पर रह गया था। एपेक्स टेक का वह विशाल ऑडिटोरियम पूरी तरह से मेहमानों और दुनिया भर के पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ चमकदार रोशनी और बहुत ही शानदार सजावट की गई थी, जो कंपनी की झूठी ताकत को दिखा रही थी। बड़े बड़े कैमरों और माइक के साथ मीडिया वाले आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे और इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे थे। पीछे के एक अंधेरे कोने में आर्या बिल्कुल शांत और अदृश्य होकर अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपना लैपटॉप खोलने की तैयारी कर रही थी। मंच पर एक बहुत ही बड़ी और आधुनिक स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर एपेक्स टेक का नया लोगो गर्व से चमक रहा था। कुछ ही देर में पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब विक्रम राठौर ने अपने महंगे सूट में मंच पर कदम रखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और झूठी मुस्कान थी, जो उसके अंदर के क्रूर और लालची इंसान को पूरी तरह से छिपा रही थी। रोहन मंच के एक किनारे पर बहुत ही घमंड से खड़ा था और अपनी इस नकली जीत पर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। विक्रम ने माइक संभाला और बहुत ही भारी तथा आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज में सभी मेहमानों का स्वागत करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आज एपेक्स टेक दुनिया को साइबर सुरक्षा का एक ऐसा नया और अभेद्य हथियार देने जा रहा है जो कभी नहीं टूटेगा। उसने कहा कि आज एपेक्स टेक दुनिया को साइबर सुरक्षा का झूठे दावे किए कि यह नया प्लेटफॉर्म हर एक नागरिक के निजी डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा और साइबर अपराधों को मिटा देगा। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग और बड़े नेता बहुत ही खुशी से तालियां बजाने लगे, क्योंकि उन्हें सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पीछे बैठी आर्या ने अपना पुराना और खस्ताहाल लैपटॉप अपनी गोद में रखा और बहुत ही खामोशी से उसे चालू कर दिया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उस अंधेरे कोने में किसी का भी ध्यान उस साधारण सी लड़की पर नहीं गया। उसने अपने लैपटॉप को एपेक्स टेक के मुख्य संचार नेटवर्क और मंच की उस विशाल स्क्रीन के साथ बहुत ही सुरक्षित तरीके से जोड़ लिया। अब उसे केवल सही समय का इंतजार था, जब विक्रम अपने उस घमंड और झूठ के सबसे ऊंचे शिखर पर पूरी तरह से पहुंच जाएगा। विक्रम अपने भाषण में लगातार यह कह रहा था कि उसकी कंपनी हमेशा से लोगों के भरोसे और ईमानदारी पर ही काम करती आई है। उसने बहुत ही शान से कहा कि हमारा यह नया सिस्टम किसी भी बाहरी खतरे या हैकर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वह मीडिया को बता रहा था कि दुनिया का कोई भी सिस्टम हमारे इस नए प्लेटफॉर्म को नहीं भेज सकता,
क्योंकि यह अजय है। विक्रम का हर एक शब्द आर्या के कानों में पड़ रहा था और उसके होठों पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान उभर रही थी। रोहन ने इशारा किया और सुरक्षा टीम ने पूरे हॉल की बत्तियां बुझा दी ताकि मंच की स्क्रीन को और भी ज्यादा शानदार दिखाया जा सके। विक्रम ने अपना हाथ उठाया और पीछे स्क्रीन पर एक बहुत ही सुंदर और भव्य वीडियो चलने लगा जो इस नए सिस्टम की तारीफ कर रहा था। पूरा हॉल उस आकर्षक प्रस्तुति को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था और सभी की आंखें उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। यही वह समय था जिसका आर्या बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखीं। आर्या ने अपने लैपटॉप पर बहुत ही तेजी से कुछ कमांड टाइप किए और एंटर का बटन एक बहुत ही हल्के झटके के साथ दबा दिया। उसका वह विशेष और विनाशकारी प्रोग्राम तुरंत सक्रिय हो गया और एपेक्स टेक के पूरे नेटवर्क में एक भयानक तूफान की तरह बहुत तेजी से फैल गया। सबसे पहले उस महान हैकर जीरो के वायरस ने सुरक्षा टीम के सभी संचार साधनों और उनके कंप्यूटरों को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब रोहन और उसकी पूरी टीम सिस्टम को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका नियंत्रण छिन चुका था। मंच पर चल रहा वह शानदार वीडियो अचानक बीच में ही रुक गया और स्क्रीन पूरी तरह से काली पड़ गई, जिससे हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा और उसके माथे पर परेशानी की कुछ लकीरें उभर आईं, क्योंकि यह उसकी योजना का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। उसने रोहन की तरफ गुस्से से देखा और इशारा किया कि वह तुरंत इस तकनीकी खराबी को ठीक करे और वीडियो को दोबारा चालू करे। रोहन घबराकर अपने फोन से नियंत्रण कक्ष में संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी लाइनें पूरी तरह से कट चुकी थीं। अचानक उस विशाल स्क्रीन पर एक बहुत ही खौफनाक और भयानक आवाज के साथ लाल रंग की एक बहुत बड़ी खोपड़ी की तस्वीर चमक उठी। यह जीरो का वह मशहूर और खौफनाक प्रतीक था जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े हैकर और अपराधी भी बुरी तरह से कांपने लगते थे। हॉल में बैठे हुए मेहमान और पत्रकार अचानक घबरा गए और वे आपस में बहुत ही तेज आवाज में फुसफुसाने और एक दूसरे से सवाल करने लगे। विक्रम का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया क्योंकि वह समझ गया था कि उसका सबसे बड़ा दुःस्वप्न अब सच हो चुका है। स्क्रीन पर खोपड़ी की तस्वीर हटी और वहां विक्रम राठौर के वे सारे काले और गुप्त दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। उन दस्तावेजों में दुनिया भर के अपराधियों और तस्करों के साथ किए गए विक्रम के सभी गैरकानूनी सौदों का पूरा और स्पष्ट विवरण लिखा हुआ था। हर एक लेन देन, हर एक रिश्वत और हर एक निर्दोष इंसान के बेचे गए डेटा की पूरी सूची उस बड़ी स्क्रीन पर बहुत तेजी से स्क्रॉल होने लगी। पत्रकार तुरंत अपने कैमरे निकालकर उन सभी अहम और चौंकाने वाले सबूतों की तस्वीरें लगातार बहुत तेजी से खींचने लगे। विक्रम पूरी तरह से पागल हो गया और उसने माइक पर चिल्लाते हुए कहा कि यह सब एक बहुत बड़ा झूठ और झूठी साजिश है। उसने सुरक्षा टीम को आदेश दिया कि वे तुरंत मुख्य सर्वर को काट दें और इस स्क्रीन को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दें। लेकिन हॉल की सारी बत्तियां अभी भी बंद थीं और कोई भी मशीन उनके आदेशों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही थी क्योंकि आर्या का नियंत्रण था। आर्या अपने अंधेरे कोने में बैठी हुई विक्रम को उस बेबसी और खौफनाक डर में तड़पते हुए बहुत ही आराम से देख रही थी। इसके बाद स्क्रीन पर एक ऑडियो क्लिप चलने लगी जिसमें विक्रम और एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के बीच बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। इस क्लिप में विक्रम बहुत ही क्रूरता से हंसते हुए कह रहा था कि ये आम लोग बहुत मूर्ख हैं और हम उनका सारा डेटा बेचेंगे। यह सुनकर पूरे हॉल में हाहाकार मच गया और जो लोग पहले तालियां बजा रहे थे वे अब गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सभी बड़े नेता और मेहमान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और विक्रम को नफरत भरी नजरों से घूर रहे थे। रोहन डर के मारे मंच के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर उसका चेहरा भी बहुत ही बड़े आकार में उभर आया। स्क्रीन पर रोहन के वे सारे संदेश दिखाई देने लगे जिनमें उसने आर्या को फंसाने के लिए
एक बहुत ही खतरनाक और झूठा वायरस बनाया था। रोहन के भ्रष्टाचार और उसकी नीचता का सारा पर्दाफाश अब दुनिया के सबसे बड़े पत्रकारों और मीडिया के सामने पूरी तरह से हो चुका था। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे बिताएगा। विक्रम ने मंच से भागने का प्रयास किया, लेकिन अचानक हॉल के सभी दरवाजे अपने आप बहुत ही भारी और तेज आवाज के साथ बंद हो गए। एपेक्स टेक का वह उन्नत और स्वचालित सुरक्षा सिस्टम जिसे विक्रम ने बनाया था, अब उसी का सबसे बड़ा और खूंखार दुश्मन पूरी तरह से बन चुका था। आर्या ने पूरी इमारत के हर एक दरवाजे को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लॉक कर दिया था, ताकि कोई भी अपराधी यहां से बाहर न निकल सके। अंदर फंसे हुए लोग विक्रम पर गालियां बरसा रहे थे और उससे इन सभी घोटालों का कड़ा जवाब मांग रहे थे। ये तमाशा केवल उस ऑडिटोरियम तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि जीरो ने इन सभी सबूतों को सीधे दुनिया के सभी न्यूज चैनलों पर भेज दिया था। एपेक्स टेक के बाहर लगी हुई बड़ी बड़ी विज्ञापन स्क्रीन पर भी विक्रम की वह असली और खौफनाक सच्चाई पूरी दुनिया को लाइव दिखाई जा रही थी। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर बहुत ही तेज गति से और भयानक रूप से गिरने लगे और कुछ ही मिनटों में विक्रम की सारी दौलत राख हो गई। यह हैकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी हमला था, जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय तकनीकी बाजार को हिला दिया था। आर्या ने अब अपने लैपटॉप पर एक आखिरी कमांड लिखा, जो एपेक्स टेक के सभी विदेशी खातों को पूरी तरह से खाली करने वाला था। उसने विक्रम का वह सारा काला और अवैध धन उन गरीब और ठगे गए लोगों के खातों में वापस भेज दिया, जिन्हें कंपनी ने बर्बाद किया था। यह केवल एक आम हैकिंग नहीं थी, बल्कि यह जीरो के द्वारा स्थापित किया गया एक बहुत ही महान और शानदार डिजिटल न्याय का रूप था। आर्या अपनी स्क्रीन पर उन पैसों को वापस अपनी सही जगह पर जाते हुए देखकर बहुत ही गहरा सुकून महसूस कर रही थी। ऑडिटोरियम के बाहर बहुत ही तेज सायरन की आवाजें गूंजने लगीं, क्योंकि आर्या ने पहले ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को सारे सबूत भेज दिए थे। पुलिस और विशेष हथियारों वाली टीम ने एपेक्स टेक की इमारत को चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से और देश से मजबूती के साथ पूरी तरह घेर लिया था। वे लोग उस विशाल दरवाजे को तोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, ताकि उन सभी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल सके। हॉल के अंदर विक्रम पसीने से तरबतर था और उसका सारा घमंड धूल में पूरी तरह से मिल चुका था। जब आर्या को पूरा यकीन हो गया कि अब विक्रम और रोहन के बचने का कोई रास्ता बिल्कुल नहीं बचा है, तो उसने सिस्टम छोड़ दिया। उसने अपने लैपटॉप को बहुत ही शांति से बंद किया और अपने उस घिसे हुए पुराने बैग में रखकर उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। उसने इमारत के दरवाजे खोलने का कमांड दे दिया था, जिससे पुलिस बहुत ही आसानी से अंदर आकर उन सभी दोषियों को रंगे हाथों पकड़ सके। वह उस अंधेरे कोने से उठी और भीड़ में एक आम और बेचारी लड़की बनकर बहुत ही खामोशी से छिप गई। पुलिस के जवानों ने हॉल के बड़े दरवाजे खोल दिए और अपने हथियारों के साथ मंच की ओर बहुत तेजी से दौड़ते हुए आने लगे। उन्होंने विक्रम और रोहन को जमीन पर गिरा दिया और उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी, जबकि सभी पत्रकार इस नजारे की तस्वीरें खींच रहे थे। विक्रम राठौर, जो कुछ देर पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली और घमंडी इंसान बना हुआ था, अब वह एक बेबस और लाचार अपराधी लग रहा था। रोहन तो डर के मारे रो रहा था और पुलिस के सामने अपनी जान बख्शने की लगातार भीख मांग रहा था। आर्या उस भारी भीड़ और मचे हुए भयानक शोर शराबे के बीच से बहुत ही शांत कदमों से मुख्य बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और गहरी संतुष्टि थी, क्योंकि आज उसने अपना सबसे बड़ा वादा पूरी तरह से और बहुत शानदार तरीके से निभा दिया था। किसी ने भी उस साधारण सी दिखने वाली लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो कल तक रोहन के पैरों तले रौंदी जाने वाली एक बेचारी कर्मचारी थी। आज वही लड़की उस पूरे भ्रष्ट और गंदे साम्राज्य को पूरी तरह से जलाकर राख कर चुकी थी। बाहर आते ही ठंडी और ताजी हवा ने आर्या के चेहरे को छुआ, जो उस पूरे दिन की थकान को बहुत तेजी से मिटा रही थी। सड़क पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं
और पुलिसकर्मी इमारत को पूरी तरह से सील करने की बहुत ही बड़ी कार्रवाई कर रहे थे। कुछ कर्मचारी जो बाहर खड़े थे, वे विक्रम और रोहन के इस भयानक और खौफनाक अंत को देखकर पूरी तरह से सन्न और बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा एपेक्स टेक साम्राज्य कुछ ही मिनटों में कैसे ढह गया। आर्या ने एक आखिरी बार उस कांच की इमारत की तरफ देखा, जिसका लोगो अब पूरी तरह से बुझ चुका था और वहां केवल अंधेरा था। एपेक्स टेक अब केवल एक बुरा और खौफनाक सपना बन चुका था, जिसे दुनिया बहुत ही जल्द भुला देगी। लेकिन जीरो का खौफ हमेशा कायम रहेगा। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखकर एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस ली, जो उसकी जीत का सबसे बड़ा खामोश जश्न था। वह वहां से अपनी वही पुरानी चाल में उस सड़क पर चलते हुए पूरी तरह से गायब हो गई, जहां कोई उसे नहीं जानता था। यह खबर जंगल की भयानक आग की तरह पूरी दुनिया के हर एक कोने में बहुत तेजी से फैल गई और सभी न्यूज चैनल इसी की चर्चा कर रहे थे। जीरो नाम का वह हैकर अब हर एक इंसान की जुबान पर एक बहुत बड़े मसीहा और एक खतरनाक खौफ के रूप में पूरी तरह से छा चुका था। बड़े बड़े भ्रष्ट नेता और बेईमान व्यापारी अब रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। आर्या ने दुनिया के सभी भ्रष्ट लोगों को एक स्पष्ट और खौफनाक चेतावनी दे दी थी। अपने छोटे से कमरे में वापस आकर आर्या ने अपने लैपटॉप को उस भारी धातु के सुरक्षित बक्से में वापस बहुत संभाल कर और प्यार से रख दिया। उसे अब कुछ दिनों के लिए आराम करना था। तरह से जीत लिया था। वह जानती थी कि समाज में अभी भी ऐसे कई विक्रम मौजूद हैं जो गरीबों और लाचारों का बहुत बेरहमी से खून चूस रहे हैं। लेकिन जब भी उनकी वह क्रूरता सीमा पार करेगी, तो जीरो नाम का वह भयानक तूफान उन्हें मिटाने जरूर आएगा। आर्या ने खिड़की के पास खड़े होकर उस जगमगाते शहर को बहुत ही ध्यान से देखा, जो अब पहले से काफी ज्यादा सुरक्षित और शांत लग रहा था। उसकी वह साधारण जिंदगी अब उसे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसके पीछे कोई झूठ या भयानक दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। गांव की जिस लड़की का उन घमंडी लोगों ने गंदा मजाक उड़ाया था, आज उसी ने उन सभी को उनके बिछाए हुए जाल में जला दिया था। यह कहानी केवल एक हैकर की नहीं, बल्कि उस महान शक्ति की थी जो अन्याय को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। जीत के बाद आर्या ने अपने गांव में बैठे अपने बूढ़े पिता को एक बहुत ही प्यारा फोन किया और उनका हाल पूछा। उसने उन्हें नहीं बताया कि उसने आज दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है, बल्कि उसने केवल यह कहा कि वह अपनी नौकरी में बहुत ही अच्छा कर रही है। उसके पिता की वह खुशी और गर्व भरी आवाज सुनकर आर्या की आंखों में खुशी के कुछ बहुत ही कीमती और अनमोल आंसू पूरी तरह से छलक आए। यही वह असली प्यार था, जिसके लिए वह इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी और हमेशा आगे भी लड़ती रहेगी। एपेक्स टेक की विशाल इमारत के बाहर अब नीली और लाल बत्तियां चमक रही थीं, जो पुलिस की गाड़ियों से आ रही थीं। विक्रम राठौर और रोहन को हथकड़ियां पहनाकर सुरक्षा के बीच बाहर लाया गया, तो भीड़ ने उन्हें नफरत भरी नजरों से देखा। दुनिया के बड़े अधिकारी अब अपना चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्रकारों के कैमरों की चमक उनका पीछा कर रही थी। कुछ ही घंटों में उनका अजेय और क्रूर साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बहुत भयानक रूप से ढहकर पूरी तरह राख हो गया था। मीडिया वाले लगातार उन दोनों अपराधियों से उनके काले कारनामों के बारे में बहुत ही तीखे और कड़वे सवाल पूछ रहे थे। विक्रम, जो कभी अपनी झूठी शान और असीम ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड करता था, वह अब बिल्कुल खामोश और लाचार लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी बड़ी और सुरक्षित कंपनी को किसी अज्ञात हैकर ने इतने भयानक तरीके से कैसे बर्बाद कर दिया। वह अपनी गाड़ी में बैठते हुए भी लगातार अपने उन सभी विदेशी खातों को याद कर रहा था, जो अब पूरी तरह से खाली हो चुके थे। उसी समय भीड़ के पीछे से एक साधारण सी दिखने वाली लड़की शांत कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। आर्या की पुरानी सूती कुर्ती और उसका घिसा हुआ बैग इस महंगी जगह पर अभी भी बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। किसी भी इंसान को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था
कि इस भयंकर तूफान को लाने वाली असल ताकत यही लड़की है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उस महान न्याय को दिखा रही थी जिसे उसने अपनी भारी मेहनत से पूरी तरह हासिल किया था। रास्ते में चलते हुए आर्या ने अपने मोबाइल फोन को निकालकर दुनिया भर की ताजा खबरें पढ़ना शुरू कर दिया। हर एक न्यूज चैनल पर केवल जीरो का ही नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा था और सभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। लोगों को अपने वे सारे पैसे वापस मिल गए थे जिन्हें विक्रम ने अपनी उस लालची और गंदी योजना के तहत उनसे छीन लिया था। समाज के सबसे निचले और गरीब वर्ग के लोग अब जीरो को अपना सबसे बड़ा रक्षक और एक महान मसीहा मानकर उसे दिल से दुआएं दे रहे थे। आर्या के मन में उन सभी कड़वे और अपमानजनक पलों की यादें बहुत ही तेजी से एक फिल्म की तरह घूमने लगीं। जब वह पहली बार उस शानदार कार्यालय में आई थी तो रोहन और बाकी सभी कर्मचारियों ने उसके गांव का बहुत गंदा मजाक उड़ाया था। वे सभी लोग अपनी बाहरी चमक और अमीरी के झूठे नशे में पूरी तरह से अंधे होकर इंसानियत को भूल चुके थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण और गरीब इंसान कभी भी उनके उस बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य को किसी भी तरह से चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन आर्या ने उन सभी बेवकूफ लोगों को यह बहुत ही अच्छी तरह से सिखा दिया था कि असली ताकत कपड़ों या पैसों में नहीं होती। असली ताकत इंसान के मजबूत इरादों और उसके तेज दिमाग में बसती है, जिसे कोई भी भारी संपत्ति कभी भी खरीद नहीं सकती। विक्रम का वह सारा घमंड और रोहन की वह सारी खोखली चालाकी जीरो के सामने केवल एक छोटी सी धूल की तरह उड़ गई। अब वे दोनों अपराधी जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अपनी उस भारी बेवकूफी पर रोते हुए बिताएंगे। वह चलते चलते शहर के एक बहुत ही शांत और सुंदर पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ गई और आसमान को देखने लगी। आज का आसमान उसे बहुत ज्यादा साफ और नीला लग रहा था, मानो वह भी इस महान न्याय की शानदार खुशी को मना रहा हो। एपेक्सटेक जैसी लालची कंपनी के पूरी काज की बार्क तरह खत्म होने से बहुत सारे निर्दोष लोगों का भविष्य अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुका था। आर्या को अपनी उस कठिन और जोखिम भरी यात्रा पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, जो उसने अकेले ही पूरी की थी। उसने अपना बैग खोला और अपना वह खास लैपटॉप बाहर निकाला, जिसने इस पूरे भयानक और खौफनाक युद्ध में उसका सबसे ज्यादा साथ दिया था। स्क्रीन पर अभी भी कई सारे गुप्त नेटवर्क और डार्क वेब के फोरम खुले हुए थे, जहां हर कोई केवल उसकी ही चर्चा कर रहा था। दुनिया के कई बड़े हैकर और सुरक्षा एजेंसियां उस महान जीरो को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे हमेशा की तरह नाकाम थे। आर्या जानती थी कि वह जब तक चाहेगी तब तक किसी भी इंसान को उसका असली पता बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। उसने डार्क वेब के सबसे बड़े फोरम पर जाकर एक बहुत ही छोटा और कड़ा संदेश लिखने का फैसला किया, ताकि सबको चेतावनी मिल सके। उसने लिखा कि एपेक्सटेक का विनाश केवल एक छोटी सी शुरुआत है और जो भी गरीबों को लूटेगा उसे जीरो का सामना करना पड़ेगा। यह संदेश पोस्ट होते ही पूरे नेटवर्क में एक बहुत बड़ी और खौफनाक लहर दौड़ गई और सभी अपराधी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे। आर्या का यह संदेश उन सभी लालची लोगों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सीधी धमकी था, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। संदेश भेजने के बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया और उसे प्यार से वापस अपने उस साधारण से बैग में रख लिया। वह जानती थी कि एपेक्सटेक की इस बड़ी और ऐतिहासिक हार के बाद कई दूसरी लालची और भ्रष्ट कंपनियां भी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगी। वे अपने सुरक्षा सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगी, ताकि वे जीरो के अगले भयानक हमले से खुद को बचा सकें। लेकिन आर्या को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह हमेशा उन सबसे कई कदम आगे सोचती थी। कुछ समय बाद आर्या उस पार्क की बेंच से उठी और शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर फिर से एक आम इंसान की तरह चलने लगी। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी और शानदार दुकान की स्क्रीन पर पुलिस के महानिरीक्षक का सीधा प्रसारण दिखाई दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अधिकारी बहुत ही गर्व से बता रहे थे कि पुलिस ने एपेक्सटेक के पूरे सिंडिकेट को कैसे पकड़ा और कितने करोड़ों का घोटाला सामने आया। आर्या ने मुस्कुराते हुए वह खबर देखी, क्योंकि पुलिस
सारा श्रेय ले रही थी और उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। वह जानती थी कि उसे शोहरत या नाम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि असली हीरो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करते हैं। अगर दुनिया को यह पता चल गया कि जीरो असल में यह साधारण गांव की लड़की है, तो उसका महान उद्देश्य पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसकी ताकत उसके रहस्य और उस अज्ञात खौफ में थी जो भ्रष्ट लोगों के दिलों में बहुत ही गहराई तक बैठ चुका था। उसे ऐसे ही गुमनाम रहकर उन सभी मूक और लाचार लोगों की सबसे मजबूत और बड़ी आवाज बनना था, जिन्हें कोई नहीं सुनता। शाम होने लगी थी और आर्या अपने कमरे की तरफ वापस लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। उसने वहां रुककर एक कप बहुत ही गर्म और स्वादिष्ट चाय पीने का मन बनाया, क्योंकि आज का दिन उसके लिए काफी ज्यादा थका देने वाला था। चाय बेचने वाला बूढ़ा आदमी भी अपने छोटे से रेडियो पर एपेक्स टेक के खात्मे की वह बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने आर्या को चाय देते हुए कहा कि आज भगवान ने एक बहुत बड़े राक्षस को मार दिया है। आर्या ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी और अपने सिर को धीरे से हिलाकर उसकी बात मान ली। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसके इस अकेले और जोखिम भरे संघर्ष ने इतने सारे साधारण लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई है। वह चाय पीते हुए सड़क पर चलने वाले आम लोगों को देख रही थी, जो अब अपनी जिंदगी को बिना किसी डर के आजादी से जी सकते थे। उसने चाय के पैसे दिए और उस बूढ़े आदमी को अच्छी जिंदगी की शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ गई। अपने किराए के उस छोटे और पुराने कमरे में वापस आकर उसने दरवाजे को बहुत ही अच्छी तरह से बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। यह कमरा दुनिया की नजरों में बहुत ही ज्यादा गरीब और बदसूरत हो सकता था, लेकिन आर्या के लिए यह उसका सबसे सुरक्षित और मजबूत किला था। इसी जगह से उसने दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक तकनीकी कंपनी को उसके घुटनों पर ला दिया था और इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना लिखा था। उसने अपनी सूती कुर्ती उतारी और आराम करने के लिए एक बहुत ही साधारण से कपड़े पहन लिए। अब उसे एपेक्स टेक वापस जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां अब केवल जांच एजेंसियां और कुछ खाली पड़ी हुई टूटी मेजें ही बची थीं। उसे कल से अपने लिए एक नई और अच्छी नौकरी की तलाश करनी होगी, जहां वह फिर से एक साधारण सी लड़की बनकर शांति से काम कर सके। यह लुका छिपी का खेल उसके पूरे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन चुका था, जिसे वह हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से खेलती थी। दिन में एक बेचारी और गरीब लड़की और रात के अंधेरे में दुनिया की सबसे खतरनाक हैकर जीरो। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां रात का अंधेरा पूरे शहर को अपने एक बहुत ही काले और शांत आगोश में धीरे धीरे ले रहा था। शहर की वे पीली रोशनियां अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और खूबसूरत लग रही थीं, क्योंकि उन पर मंडराने वाला एक बहुत बड़ा खतरा टल चुका था। आर्या को यह अच्छी तरह से पता था कि बुराई का यह खेल कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता और हमेशा नए रूप में वापस आता है। जैसे ही कोई नया ताकतवर अपराधी सिर उठाएगा, जीरो उसे मिटाने के लिए तुरंत वापस आएगी। अगले दिन सुबह के अखबारों में एपेक्स टेक के उस भयानक पतन की पूरी और विस्तृत कहानी मुख्य पृष्ठ पर बहुत ही बड़े अक्षरों में छपी हुई थी। अखबार में यह भी लिखा था कि पुलिस ने उन विदेशी सर्वरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जहां विक्रम राठौर आम जनता का कीमती डेटा छिपाता था। आर्या ने वह अखबार खरीदा और उसे पढ़ते हुए अपनी बालकनी में बहुत ही आराम से चाय की चुस्कियां ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने कंधों से दुनिया का सबसे बड़ा और भारी बोझ पूरी तरह उतार फेंका है। कुछ दिनों बाद उसे एक बहुत ही सामान्य और छोटी सी आईटी कंपनी में डेटा एनालिस्ट के पद पर एक बहुत ही साधारण सी नई नौकरी मिल गई। वहां के कर्मचारी बहुत अच्छे और सीधे सादे थे और उनमें एपेक्स टेक के लोगों की तरह बिल्कुल भी घमंड या दिखावा नहीं था। वे आर्या के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते थे और उसे अपने परिवार के एक अहम सदस्य की तरह मानते थे। आर्या को वहां काम करके बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसे अब कोई भी झूठा नाटक नहीं करना पड़ता था। इस बीच विक्रम और रोहन की अदालत में लंबी और कड़ी सुनवाई चल रही थी।
और उनके सभी काले चिट्ठे दुनिया के सामने खुल रहे थे। हर दिन अदालत में जीरो द्वारा दिए गए उन ठोस सबूतों की वजह से उन दोनों अपराधियों की सजा और भी ज्यादा कड़ी होती जा रही थी। उनके महंगे वकीलों की सारी चालाकियां और झूठी दलीलें जीरो के उन शानदार तकनीकी सबूतों के सामने पूरी तरह पानी भर रही थीं। उन्हें यह बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया था। अदालत ने अंततः उन दोनों को देशद्रोह और करोड़ों लोगों की निजता भंग करने के भयानक और संगीन आरोप में आजीवन कारावास की बहुत कड़ी सजा सुनाई। यह फैसला सुनते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा और सड़कों पर लोग जीरो के नाम के बड़े बड़े और शानदार नारे लगाने लगे। वह न्याय जिसके लिए लोगों ने अपनी सारी उम्मीदें पूरी तरह से खो दी थीं, वह आज उस गुमनाम हैकर की वजह से उन्हें पूरी तरह मिल गया था। आर्या ने भी यह खबर टीवी पर देखी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। कहानी अब अपने एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार मोड़ पर पूरी तरह से पहुंच चुकी थी, जहां बुराई का अंत हो गया था। जो लड़की गांव की मिट्टी से उठकर आई थी, उसने दुनिया के सबसे आधुनिक और घमंडी शहर को उसकी असली और खौफनाक औकात दिखा दी थी। यह केवल एक व्यक्ति की बहुत बड़ी जीत नहीं थी, बल्कि यह हर उस साधारण इंसान की शानदार जीत थी जिसे समाज में अक्सर कम आंका जाता है। आर्या ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने संकल्प और बुद्धि से दुनिया को बदल सकता है। 1 साल बाद शहर पूरी तरह से अपनी पुरानी और तेज रफ्तार में वापस लौट आया था और लोग अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त हो गए थे। आर्या अभी भी उसी छोटी और साधारण सी आईटी कंपनी में अपना काम बहुत ही ईमानदारी और गहरी शांति के साथ लगातार कर रही थी। किसी को भी उसके अतीत के उस भयानक और रहस्यमयी खेल के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी जिसे उसने इतनी शानदार तरीके से खेला था। वह अपने सहकर्मियों के साथ हंसती और मजाक करती थी और एक बिल्कुल ही सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन उसके उस छोटे से कमरे में अभी भी वह भारी धातु का सुरक्षित बक्सा बिस्तर के नीचे बहुत ही सावधानी से छिपाकर रखा हुआ था। जब भी उसे कोई ऐसी खबर मिलती थी जहां किसी अमीर और ताकतवर इंसान ने गरीबों का शोषण किया है, तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। वह जानती थी कि यह दुनिया कभी भी पूरी तरह से साफ या अच्छी नहीं हो सकती और इसे हमेशा एक रक्षक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वह रक्षक जो बिना किसी पहचान या स्वार्थ के हमेशा उन मूक लोगों के लिए अपनी भारी लड़ाई लड़ता रहे। उसने रात के गहरे अंधेरे में एक बार फिर से अपना शक्तिशाली लैपटॉप चालू किया और उसकी नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर फिर से उसी शानदार और तेज गति से चलने लगीं जो दुनिया के बड़े सुरक्षा नेटवर्क को पूरी तरह भेद सकती थीं। जीरो की वह महान किंवदंती कभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वह हमेशा के लिए अंधेरे में छिपकर न्याय करने के लिए पूरी तरह जिंदा थी। वह हमेशा उस गांव की लड़की रहेगी जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों के एक इशारे पर झुका सकती है।